नमस्कार दोस्तों, केडी कॉमर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज की क्लास के अंदर हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे। आज हम लोग जो यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कि जो उच्च शिक्षा आयोग का असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर होता है, उस पेपर के अंदर जो 30 क्वेश्चंस हैं वो जीएस पोर्शंस के 30 क्वेश्चंस रहते हैं और बाकी जो 70 क्वेश्चंस होते हैं वो आपके ऑप्शनल पेपर के होते हैं। तो जो अभ्यर्थी ऑप्शनल पेपर के अंदर स्ट्रांग है उनके लिए बहुत बेटर है, क्योंकि आप अपने फील्ड में तो बहुत बेहतर कर सकते हैं, लेकिन जो जीएस वाला पोर्शन है वो बेसिकली अपनी सफलता में मील का पत्थर साबित होता है। दैट मीन्स कि असिस्टेंट प्रोफेसर अगर बनना है तो उसके लिए जीएस वाले पोर्शन के ऊपर एक अच्छी कमांड होनी कहीं ना कहीं ज़्यादा मैटर करती है। तो उसी कड़ी में आज हमने क्या किया है कि स्टैटिक जीके का 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लिए गए हैं जो बेसिकली मॉडर्न हिस्ट्री पर बेस्ड हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं बेसिकली किस पर बेस्ड है? मॉडर्न हिस्ट्री पे, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस जो हैं आपके यूपीएचएससी एग्जाम के अंदर लगातार पूछे गए हैं। तो उन्हीं क्वेश्चंस के आधार पर 100 क्वेश्चंस लिए गए हैं और ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बहुत ही कंसेप्चुअल हैं और इन क्वेश्चंस को हम बारीकी के साथ सॉल्व करेंगे और कोशिश करेंगे कि पूरी जो मॉडर्न हिस्ट्री है ये एक बार आसानी से क्विकली रिवाइज हो जाए। और अगर ये पूरे के पूरे क्वेश्चंस बहुत कायदे से समझ लिए जाएं तो ये पूरी पॉसिबिलिटी है कि जो जिस लेवल के क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, यूपीएचएससी के एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, तो उस तरीके के हम लोग क्वेश्चंस को आसानी के साथ सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि हम लोग यूपीएचएससी के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम 30 क्वेश्चंस के लिए जो हमारा सिलेबस है बेसिकली उसमें हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है, पॉलिटी भी है, इकोनॉमी भी है, इसके अलावा करंट अफेयर्स भी है। तो यानी कि अगर आप देखें तो पीसीएस लेवल का सिलेबस है, तो पूरे सिलेबस को हम लोग जाके बहुत लेंथ बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ पाएंगे। तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट क्या है कि जो मेन चीजें हैं, जो बेसिक चीजें हैं, अल्टीमेट हमें उस चीज की जानकारी हो जाए ताकि हम लोग एग्जाम में एक एवरेज स्कोर कर सकें इस मतलब प्रोपोर्शन में, और बाकी ऑप्शनल पेपर में बेटर करके अपनी सीट को कंफर्म किया जा सके। तो उसी कड़ी के अंदर आज हम लोग बेसिकली 100 क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे इस पूरे लेक्चर के अंदर। तो चलिए क्वेश्चंस स्टार्ट करना हम लोग चालू करते हैं वीडियो को। और सबसे पहला जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको विजिबल हो पा रहा होगा, उसमें कहा गया है कि अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से आप पढ़ेंगे और अपने आप से आप आंसर करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद आपको मैं भी अपनी तरफ से आंसर बताऊंगा। तो अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ? आपका पहला ऑप्शन 1852, दूसरा 1856, तीसरा 1858 और जो चौथा और आखिरी ऑप्शन है वो है 1860। तो इसका जो सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी 1858, यानी अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम 1858 के अंदर पारित हुआ था। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। जो क्वेश्चन 2 है वो आपकी स्क्रीन पे आपको विजिबल हो रहा होगा। कहा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1896 का अधिवेशन निम्नलिखित में से किसके लिए विख्यात है? यानी कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन हुआ था वो किस रीजन की वजह से फेमस है? तो आपके पास जो ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है कि पहली बार इसमें राष्ट्रीय गान गाया गया था, दूसरा ऑप्शन है कि पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया था, तीसरा ऑप्शन है पहली बार तिरंगा लहराया गया था और चौथे ऑप्शन में है कि इसमें से कोई नहीं। तो आप बताइए कि 1896 जो है वो किसके लिए पॉपुलर है? तो इसका जो सही ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया था। ध्यान रखेंगे 1896 के कांग्रेस के अधिवेशन के अंदर सबसे पहले क्या गया? पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया था। राष्ट्रीय गीत के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आप जान लें, क्योंकि एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस इससे कई तरीके से पूछा जा सकता है। तो सबसे पहली चीज़ कि 1986 में ये पहली कांग्रेस के अधिवेशन में राष्ट्रीय गीत गाया गया था। जो राष्ट्रीय गीत है वो कौन है? वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है और इसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा हुआ था। और बंकिम चंद्र चटर्जी का एक उपन्यास है बेसिकली आनंद मठ, उस आनंद मठ के एक अंश जो है ये बेसिकली वंदे मातरम है और ये 1937 तक भारत का राष्ट्रीय गान भी रहा था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 1937 तक ये भारत का राष्ट्रीय गान भी रहा था। तो अब ध्यान रखेंगे बेसिकली कि जो वंदे मातरम है वो क्या है? वो राष्ट्रीय गीत था और कब गाया गया था? पहली बार 1896 के कांग्रेस के अधिवेशन के अंदर। आई थिंक आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन 3 जो आपके सामने प्रस्तुत है उसमें है कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा गया है? निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा गया है? तो पहला ऑप्शन है आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक, दूसरा है सर चार्ल्स मेटकॉफ,
लॉर्ड ऑकलैंड और लॉर्ड एलन-बोरो। तो 4 ऑप्शन है, इसमें एक ऑप्शन सही है। आपको ध्यान रखना है कि वह कौन से गवर्नर जनरल थे जिन्होंने प्रेस को, भारतीय प्रेस को मुक्ति दिलाई थी। तो इसका जो सही ऑप्शन है आपका दैट इज ऑप्शन नंबर बी, यानी सर चार्ल्स मेटकाफ जो हैं इन्होंने भारतीय प्रेस को मुक्ति दिलाई थी। इससे संबंधित कुछ फैक्ट पे हम लोग प्रकाश डालेंगे, कुछ चीज़ें इनके संबंध में। जो सर चार्ल्स मेकटाफ हैं वो 20 मार्च 1835 से लगा के 4 मार्च 1936 तक भारत के जनरल गवर्नर थे। यानी करीब करीब इनका जो कार्यकाल रहा वो लगभग 2 साल का रहा, सॉरी 1 साल का रहा। 1835 से 1936 तक ये भारत के गवर्नर जनरल थे, यानी काफ़ी लंबा इनका कार्यकाल रहा। शायद मुझे लग रहा है कुछ यहाँ पर डेटा में प्रिंटिंग हो गई, शायद 1836 आई थिंक होना चाहिए था। खैर, उन्होंने प्रेस को पूर्ण स्वतंत्रता दी। प्रेस को पूर्ण स्वतंत्रता देने का मतलब क्या है कि उन्होंने अपने कार्यकाल के अंदर क्या किया, उन्होंने जो प्रेस है आपको, उसमें पहले काफ़ी दबाव था, काफ़ी मतलब पाबंदियां थी, तो उन पाबंदियों को बेसिकली दूर करने की उन्होंने कोशिश करी। तो इसका ऑप्शन आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपके लिए, उसके अंदर कहा जा रहा है कि समुद्री व्यापार के संदर्भ में करताज व्यवस्था का उपयोग किसके द्वारा किया गया। समुद्री व्यापार के संदर्भ में करताज व्यवस्था का प्रयोग किसके द्वारा किया गया। पहला ऑप्शन है डच, दूसरा है फ्रांसीसी, तीसरा जो ऑप्शन है आपके लिए वो है अंग्रेज, और चौथा ऑप्शन है आपके लिए पुर्तगाली। फिर से क्वेश्चन को रिपीट करेंगे। समुद्री व्यापार के संदर्भ में करताज व्यवस्था का उपयोग किसके द्वारा किया गया। डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज और पुर्तगाली। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, यानी पुर्तगालियों के लिए बेसिकली करताज व्यवस्था का उपयोग किया गया था। इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन हम लोग देख लेंगे। देखिए, करताज व्यवस्था का संबंध बेसिकली पुर्तगालियों द्वारा समुद्री व्यापार के लिए है। ये चीज़ ध्यान है आपको, ये चीज़ अभी क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट पूछी गई। यानी करताज व्यवस्था किसके संबंध में है, पुर्तगालियों के संबंध में। और ये क्या है, ये बेसिकली एक व्यापार से संबंधित लाइसेंस की प्रणाली है, यानी व्यापार से संबंधित लाइसेंस का एक बेसिकली सिस्टम है। और 20वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने इसे नेवी सर्ट नामक व्यवस्था शुरू कर दी। यानी 20वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने क्या किया, एक नई व्यवस्था चालू करी जिसका नाम क्या है, नेवी सर्ट। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नेवी सर्ट नामक व्यवस्था किस शताब्दी में स्टार्ट हो गई थी। तो वो स्टार्ट हो गई थी आपकी बेसिकली कब, 20वीं शताब्दी के अंदर। आई थिंक क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके लिए है क्वेश्चन नंबर 5। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम, यहाँ से क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में कौन सा फैक्ट नहीं सही है। सबसे पहला, वे इंडियन नेशनल एसोसिएशन के संस्थापक थे। दूसरा, वे कोलकाता के रिपन कॉलेज के संस्थापक थे। तीसरा, उन्हें राष्ट्रीय चेतना के कंसेप्ट के लिए जाना जाता है। और चौथा है, उन्होंने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर साधारण ब्रह्मो समाज की स्थापना की थी। तो इन 4 में से कौन सा ऐसा फैक्ट है जो उनके संबंध में सही नहीं है। इसका जो ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी को हम देखेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या चीज़ होनी चाहिए थी। देखिए, 3 जो उसके कंसेप्ट थे वो बिल्कुल सही थे। आनंद, बेसिकली उन्होंने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर साधारण ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी। अगर आप ऊपर वाले को देखें तो इसमें क्या लिखा है कि उन्होंने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर साधारण ब्रह्मा समाज की स्थापना की, और इसमें भी यही ऑप्शन जो है आपका वो गलत है, यानी कि ये एक्चुअली इनसे संबंध में सही नहीं है। तो क्या चीज़ सही उसको देखिए। कहा गया उपयुक्त कथनों में से जो चौथा कथन है वो गलत है, क्योंकि सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी, इंडियन नेशनल एसोसिएशन की, ना कि साधारण ब्रह्मो समाज की। साधारण ब्रह्मो समाज की स्थापना बेसिकली आनंद मोहन बोस, शिवनाथ शास्त्री, शिव चंद्र सेन और उमेश चंद्र दत्ता ने की थी। ध्यान से इस बात को फिर से समझेंगे। साधारण ब्रह्मो समाज की स्थापना किसने की थी, आनंद मोहन बोस, शिवनाथ शास्त्री, शिव चंद्र सेन और उमेश चंद्र दत्ता ने की थी। फिलहाल उसमें कंट्रीब्यूशन जो आपके बेसिकली जिसकी हम बात कर रहे थे सुरेंद्र नाथ जी की, इनका कोई कंट्रीब्यूशन इसमें नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए आपको, कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। देखिए, कहा गया स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में वापस कर दी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें कि नाइटहुड का टाइटल मिला था, इस टाइटल को उन्होंने किस बेसिकली लड़ाई के बाद या किस विरोध के बाद उन्होंने इसे त्याग दिया? तो बंगाल विभाजन, जलियांवाला कांड, भगत सिंह और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बेसिकली इन्होंने जो त्याग दिया था वो कब त्याग दिया था? इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग के कंसेप्ट को आप जानते होंगे। हुआ ये था कि बेसिकली जलियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ था, उस हत्याकांड के बाद जो रविंद्रनाथ टैगोर थे उन्हें बहुत ही दुख हुआ और उसके बाद उन्होंने जो उन्हें नाइटहुड का कंसेप्ट मिला था, नाइटहुड का जो टाइटल मिला था, इन्होंने वापस कर दिया। तो थोड़ी सी जानकारी आपको जलियांवाला बाग के बारे में होनी चाहिए। रविंद्रनाथ टैगोर को 1915 में ब्रिटिश सरकार ने नाइटहुड की उपाधि दी थी। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि कब दी गई थी? तो 1915 में दी गई थी। फिर कहा गया कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जिस हत्याकांड में बहुत सारे भारतवासियों की जानें गई। जनरल डायर ने उस पर खुलेआम गोली चलवाई थी। से आहत होकर उन्होंने नाइटहुड की उपाधि जो है वापस कर दी और उन्हें लॉर्ड चेम्सफोर्ड को पत्र भी लिखा। ये भी पूछा जाएगा कि उपाधि वापस करने के बाद उन्होंने किसको पत्र लिखा था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड को उन्होंने पत्र भी लिखा था। ये कुछ फैक्ट आप इससे संबंधित ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आपके लिए है जो क्वेश्चन 7। कहा गया मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल के लिए किस कांग्रेस अधिवेशन को जाना जाता है? मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल के लिए किस कांग्रेस अधिवेशन को जाना जाता है? तो 4 ऑप्शन है, कराची अधिवेशन, बॉम्बे अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन और कलकत्ता अधिवेशन। तो मुस्लिमों के लिए मतदाता दल से संबंधित कौन सा अधिवेशन है? इसका जो ऑप्शन सही है दैट इज ऑप्शन सी, यानी लखनऊ अधिवेशन। तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को आप समझेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग 1916 के लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल की व्यवस्था की गई। यानी कि 1916 के अंदर जो लखनऊ के अंदर, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अंदर जो बेसिकली मुस्लिमों के लिए आपका मतदाता दल की व्यवस्थापना की गई। और इस अधिवेशन में कांग्रेस के 2 धड़े, क्या लिखा हुआ, कुछ गलत शायद यहाँ पे टाइप हो गया। बेसिकली क्या कहता है कि जो आपका कांग्रेस था वो 2 दलों के में परिवर्तित हो गया, एक गरम दल और एक नरम दल। 2 बेसिकली दलों में क्या हो गया, ये परिवर्तित हो गया था। तो इनके वार्ता के लिए एक मंच लाया। मतलब बेसिकली क्या था कि दोनों में, गरम दल और नरम दल में कुछ विवाद हो गया था, तो वो विवाद को सही करने के लिए बेसिकली ये मंच तैयार किया गया था। और इस वाले अधिवेशन की जो अध्यक्षता थी वो कौन कर रहे थे? अंबिका प्रसाद मजूमदार। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो उसकी अध्यक्षता कर रहे थे अंबिका मजूमदार। ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई एग्जाम के अंदर पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 8। कहा गया भारत में पहली यूरोपीय बस्ती किस स्थान पर स्थापित की गई? भारत के अंदर पहली यूरोपीय बस्ती जो है वो किस स्थान पे स्थापित की गई? 4 ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है कोच्चि, दूसरा ऑप्शन है चिंसुरा, तीसरा सूरत, चौथा चेन्नई। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? कोच्चि, चिंसुरा, सूरत और चेन्नई। इसका जो ऑप्शन सही है दैट इज कोच्चि। यानी कि पहली जो बेसिकली अंग्रेजों के द्वारा जो बस्ती स्थापित की गई थी वो कोच्चि के अंदर करी गई थी। कहाँ पे? उसको एग्जैक्टली आप देखिए, ये केरल के एर्नाकुलम जिले के अंदर, यानी केरल के एक एर्नाकुलम जिले के अंदर कोच्चि फोर्ट जो है एक बस्ती है बेसिकली, वहाँ पे इसे पहली बस्ती स्थापित की गई थी। और ये जो स्पेस है चारों तरफ जल से घिरा हुआ है और ये कोच्चि के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। यानी ये जल से घिरा हुआ है और दक्षिण पश्चिम में बेसिकली ये स्थान जो है वो स्थित है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन 9 देखिए। क्वेश्चन 9 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने अंग्रेजों को मुक्त व्यापार के लिए सुनहरा फरमान जारी किया था? यानी जब अंग्रेज भारत के अंदर आए तो उसमें कौन सा ऐसा राज्य है जिसने अंग्रेजों को व्यापार करने के लिए, मुक्त व्यापार करने के लिए फरमान जारी किया? हैदराबाद, बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? हैदराबाद, बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन सी, गोलकुंडा। इसके बारे में कुछ आपको इन्फॉर्मेशन पता रहनी चाहिए। 1632 में अंग्रेजों को गोलकुंडा है इसका साथ प्राप्त हुआ और इन्होंने एक फरमान जारी किया जिसमें मुफ्त व्यापार करने की बात करी गई थी और इसके लिए शुल्क 500 पैगोड़ा प्रतिवर्ष था। वो एक उस समय की करेंसी थी बेसिकली, 500 पैगोड़ा प्रतिवर्ष था। तो ध्यान रखेंगे, बेसिकली जगह का नाम आपको ध्यान रखना है, गोलकुंडा होगा। पहली बार बेसिकली इन्होंने फरमान जारी किया था बिजनेस करने के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे क्वेश्चन 10 में आपसे कहा जा रहा है कि सलबाई की संधि जो संधि है आपकी वो किस युद्ध से संबंधित है। सलबाई की संधि किस युद्ध से संबंधित है। तो पहला जो ऑप्शन है दैट इज प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, तीसरा है आपका द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, तीसरा है आपका द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तो चार में से कोई एक ऑप्शन सही है और कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको बताना है। पहला था आपका क्या, प्रथम आंग्ल मैसूर, दूसरा है प्रथम आंग्ल मराठा, फिर द्वितीय आंग्ल मराठा और द्वितीय आंग्ल मैसूर। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, प्रथम आंग्ल मराठा। यानी कि अगर इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन को समझा जाए तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बाद 17 मई 1782 को सलबाई की संधि पर हस्ताक्षर किए गए और इसी संधि पर मराठा साम्राज्य के प्रतिनिधियों और ब्रिटिश इंडिया कंपनी के बीच में क्या हो गया, उनके जो प्रतिनिधि थे उन्होंने क्या किया, हस्ताक्षर किए। तो ध्यान रखिएगा, बेसिकली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ा सा आप ये क्वेश्चन टेक्निकली, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस ऑप्शंस बिल्कुल मिलते जुलते थे, लेकिन ध्यान रखेंगे ये जो युद्ध हुआ था बेसिकली वो किसके बीच में हुआ था, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। क्वेश्चन जो हम लोग बात कर रहे थे वो क्वेश्चन क्या था आपका, क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट किया जाएगा। सलबाई की संधि किससे संबंधित थी, तो प्रथम आंग्ल मराठा से संबंधित थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। इसमें कहा जा रहा है कि बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किसके साथ लड़ी गई। बक्सर का युद्ध जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किसके साथ लड़ा गया, मीर कासिम, सादत अली खान द्वितीय, अली वर्दी खान और सिराजुद्दौला। तो बक्सर की लड़ाई किसके बीच, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किसके साथ लड़ी गई थी। इसका जो राइट ऑप्शन होगा दैट इज मीर कासिम। मीर कासिम के द्वारा मीर कासिम के साथ ही बेसिकली लड़ाई लड़ी गई। इससे संबंधित कुछ फैक्ट्स देखेंगे। बक्सर की लड़ाई 22 अक्टूबर 1764 में हो गई। ये कोई ध्यान रखिएगा, 22 अक्टूबर 1764 को ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर कासिम के बीच में हुई थी। मीर कासिम कौन थे, उस टाइम बंगाल के नवाब थे। अवध के नवाब और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ी गई थी। यानी बंगाल के नवाब और अवध के नवाब जो थे मुगल सम्राट शाह आलम, दोनों लोगों की सेनाएं मिलके उन्होंने क्या किया था, लड़ी थी। और लड़ाई में अंग्रेजों का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहे थे। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बक्सर युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से बेसिकली प्रतिनिधित्व कौन कर रहा था, तो वो हेक्टर मुनरो कर रहे थे। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से भारतीय शिक्षा का मेगा कार्टा, क्योंकि हम लोग शिक्षा से संबंधित एग्जाम के लिए इस मतलब पूरे लेक्चर को तैयार कर रहे हैं, तो हमें इस वाले क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करना है। निम्नलिखित में से किसे शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो उड्स डिस्पैच को, सिल्डर आयोग को, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 और रेले आयोग को। उड्स डिस्पैच, सिल्डर आयोग, भारतीय शिक्षा अधिनियम 1904 और रेले आयोग। ऑप्शन इसका जो सही होगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके संबंध में कुछ फैक्ट्स देखेंगे। कहा गया है कि सर चार्ल्स वुड ब्रिटिश इंडिया कंपनी के नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष थे। यानी कि सर चार्ल्स वुड जो थे ब्रिटिश इंडिया कंपनी के नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष थे। उन्होंने 1854 में लॉर्ड डलहौजी को एक पत्र भेजा, एक प्रेषण भेजा, यानी पत्र भेजा। उन्होंने सुझाव दिया कि प्राथमिक विद्यालयों में मातृभाषा में पढ़ाई होनी चाहिए और उच्च शिक्षा में किसमें पढ़ाई होनी चाहिए, बेसिकली उच्च शिक्षा में अंग्रेजी में पढ़ाई होनी चाहिए। तो ये जो उन्होंने बेसिकली डिस्पैच भेजा था, दैट मीन्स जो प्रेषण भेजा था, जो पत्र भेजा था, इसे बोलते हैं उड्स डिस्पैच। तो ध्यान रखेंगे, भारतीय शिक्षा प्रणाली में मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है बेसिकली उड्स डिस्पैच को। इस बात को बिल्कुल आप लोग लिख के रखेंगे, क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 जो आपकी स्क्रीन पे विजिबल हो रहा होगा। वर्नाकुला प्रेस अधिनियम और सत्र अधिनियम किस वायसराय के द्वारा पारित किया गया। क्वेश्चन रिपीट किया जा रहा है, वर्नाकुलर अधिनियम और सत्र अधिनियम किस वायसराय के द्वारा पारित किया जा रहा है। तो लॉर्ड लिटन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड हार्डिंग। 4 ऑप्शन है, 4 में से सटीक ऑप्शन आपको चूज करना है। क्वेश्चन में जो साफ साफ लिखा गया वर्नाकुलर प्रेस और सत्र अधिनियम की बात, तो लॉर्ड लिटन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हार्डिंग। राइट ऑप्शन जो इसका है दैट इज ऑप्शन ए, लॉर्ड लिटन। तो लिटन भाई साहब के बारे में, लिटन अंकल के बारे में कुछ जानकारी हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। लॉर्ड लिटन जो है आपके 1876 से 1880
के दौरान भारत के वायसराय थे। ये कब रहे? 1876 से 1880, यानी 4 साल तक ये वायसराय रहे। 1876 से 78 के अकाल के समय, अकाल का जो बेसिकली टाइम पीरियड था, को सही ढंग से संभाल पाने के लिए कड़ी आलोचनाएं की गई। तो जो अकाल हुआ तो उनमें ये थोड़ा सा गड़बड़ कर गए, उनकी सिचुएशन थी अच्छी नहीं थी, तो ये उसको सही तरीके से नहीं संभाल पाए। तो उन्होंने प्रेस वानकुलर प्रेस अधिनियम और सत्र अधिनियम 1978 पारित किया गया था। तो उसी उन्होंने क्या किया था, 1878 के अंदर ये एक्ट पारित किया गया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो अकाल पड़ा था आपका, जिस अकाल की वजह से मतलब किसकी आलोचना की गई थी, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 1976 से 78 के बीच में जो अकाल पड़ा था उसमें किस वायसराय की आलोचना की गई थी। तो उसका जो सही ऑप्शन होगा वो किसका होगा? लिट्टन का। तो लिट्टन नाम ध्यान रख सकते हैं, इस आसानी से आपको याद हो जाएगा। चलिए अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की। 14 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस वायसराय की हत्या उनके कार्यकाल के दौरान की गई। अब देखिए कितने जोरदार लोग थे कि मतलब आप वायसराय हैं, आपको आपके कार्यकाल के अंदर मारा गया। तो दैट मीन्स कि कौन थे वो? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लिट्टन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हार्डिंग। तो कौन थे जो अपने कार्यकाल के अंदर जिनकी हत्या की गई? इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड मेयो। ध्यान रखेंगे, लॉर्ड मेयो जो थे, लॉर्ड मेयो की मृत्यु उन्हीं के शासनकाल में हुई। लॉर्ड मेयो भारत के एकमात्र ऐसे वायसराय थे जिनकी हत्या उनके ही कार्यकाल में हुई। 1872 में अंडमान निकोबार द्वीप के पोर्ट ब्लेयर में एक निरीक्षण यात्रा के दौरान पठान ने उनकी हत्या कर दी। तो ध्यान रखेंगे 1872 में क्या उनकी हत्या करी गई थी और कहाँ हुई थी? अंडमान द्वीप के पोर्ट ब्लेयर में एक बेसिकली निरीक्षण यात्रा चल रही थी जिसमें एक पठान व्यक्ति ने इनकी हत्या कर दी। तो ऑप्शन ध्यान रहेगा आपको, कौन वायसराय थे जिनको उन्हीं कार्यकाल में मारा गया? लॉर्ड मेयो। मेयो से ध्यान रखेंगे, मेयो फॉर मृत्यु, यानी उनकी मृत्यु को मारा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। लॉर्ड रिपन ने हंटर आयोग का गठन किस लिए किया था? लॉर्ड रिपन ने हंटर आयोग का गठन किस लिए किया था? पहला जो ऑप्शन है आतंकवाद तथा राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए, दूसरा है भारत में शिक्षा सुधार के लिए, तीसरा है उच्च शिक्षा में भारतीय न्यायाधीशों की नियुक्ति और उच्च न्यायपालिका, और उत्तर में से कोई नहीं। तो हंटर आयोग ध्यान रखना है, हंटर शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर इसका जो सही है दैट इज ऑप्शन बी, भारत में शिक्षा सुधार। अंग्रेजों ने शिक्षा के सुधार के लिए कई काम किए, तो शिक्षा के सुधार के लिए इन्होंने ये काम किया। यानी कि 3 फरवरी को लॉर्ड रिपन ने 3 फरवरी 1882 को सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक शिक्षा आयोग का गठन किया। क्वेश्चन ये एग्जाम के अंदर पूछा भी गया है और ये आगे भी पूछा जा सकता है। इन्होंने क्या किया? विलियम हंटर जो थे आप वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य थे। जो विलियम हंटर थे वो कौन थे? कार्यकारी सदस्य, वायसराय की कार्यकारी सदस्य, बेसिकली जो परिषद होती है उसके सदस्य थे। और इस आयोग ने भारत में शिक्षा सुधार के लिए, प्रारंभिक शिक्षा व उच्च शिक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए। जैसे कोठारी कमीशन का अपना एक रूल है, उसी तरीके से हम लोग हंटर जो बेसिकली आपका कह सकते हैं कि जो हंटर कमीशन था, या कह सकते हैं कि जो हंटर के नाम से बेसिकली जो आयोग बनाया गया वो किससे संबंधित था? शिक्षा सुधार से। शिक्षा वाली बातों को ध्यान से रखेंगे, बात शिक्षा की ही कर रहे हैं हम लोग। एजुकेशन से संबंधित जितने भी फैक्ट्स हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। इससे पहले भी एक फैक्ट अभी आपको बताया गया, उसको भी ध्यान रखना है और इस वाले को भी ध्यान रखना है। चलिए, इससे पहले जो आपको बताया गया था उड्स से संबंधित था, उड्स करके क्या ध्यान रखेगा तो आपको क्वेश्चन याद रहेगा। यहाँ हंटर ध्यान रखेगा, क्योंकि शिक्षा के अंदर उड्स का कैसे इस्तेमाल होता है? उड्स का मतलब क्या हो गया? बेंच हो गई। उड्स से क्या बनी? बेंच बनी। बेंच पे बैठ के हम लोग पढ़ते हैं तो वो भी शिक्षा से संबंधित है। हंटर का मतलब क्या होता है? डंडा। समझ लीजिए कि जब आप टीचर आपको पढ़ाता है तो डंडे से मारता है, तो वो भी किससे? वो भी शिक्षा से संबंधित है। दोनों चीज़ें आपको ध्यान रहेंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। भारतीय टंकण व कागजी जो मुद्रा है, मुद्रा अधिनियम किस वायसराय ने पारित किया था? भारतीय टंकण और कागजी जो मुद्रा है वो किसने पारित किया था? लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन। ये लॉर्ड वर्ड जो है ना थोड़ा सा कहने में ख़राब लगता है, क्योंकि एक्चुअली ये जो लॉर्ड शब्द है ये बदतमीज टाइप के लोग थे, इनको लॉर्ड नहीं कहना चाहिए, बट फिलहाल कहा जाता है तो कहा जा रहा है, बट इनके ऐसे कैरेक्टरिस्टिक थी नहीं जिनको लॉर्ड कहा जाए। तो फिलहाल 4 में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा आपको चेक करके बताना है। इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन सी इसका सही है। लॉर्ड कर्जन के समय में कागजी जो मुद्रा थी वो चालू करी गई थी। इसके बारे में 1-2 फैक्ट देखेंगे। जनवरी 1899 में लॉर्ड कर्जन को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया था। 1899 के अंदर लॉर्ड कर्जन को भारत का वायसराय बनाया गया। उन्होंने भारतीय
टंकण एवं कागजी मुद्रा अधिनियम 1899 पारित किया और भारत को स्वर्ण मानक की स्वर्ण मानक की शुरुआत की। भारत के अंदर स्वर्ण मानक है, ये स्टैंडर्ड गोल्ड मनी जो है आपकी, वो 1899 के बाद से स्टार्ट हुई। इसके लिए एक्ट पारित हुआ, किसने पारित किया था? लॉर्ड कर्जन ने। ये कब वायसराय बनाया गया था? 1899 में। एक एक बात आपको ध्यान रहनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, निम्नलिखित में से किसे मराठा मैक्यूवेली कहा जाता है? किसे मराठा मैक्यूवेली कहा जाता है? नाना फडणवीस, बालाजी विश्वनाथ, नारायण राव, बाजीराव और संभाजी। फिर से क्वेश्चन बढ़ेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से किसे मराठा मैक्यूवेली कहा जाता है? नाना फडणवीस, बालाजी विश्वनाथ, नारायण राव, बाजीराव और संभाजी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज नाना फडणवीस। इससे संबंधित कुछ फैक्ट्स भी आपको जानने चाहिए क्योंकि एग्जाम के अंदर यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। चलिए, तो कुछ इन्फॉर्मेशन। ये पेशवा शासन के दौरान नाना फडणवीस मराठा साम्राज्य के प्रभावशाली मंत्री थे। ये क्या थे? ये पेशवा साम्राज्य जो था उस टाइम, ये जो साम्राज्य था उसके मराठा साम्राज्य के एक प्रभावशाली मंत्री थे। कूटनीतिज्ञ, मतलब मंत्री भी थे और कूटनीतिज्ञ थे, राजनीति की बड़ी अच्छी इन्हें समझ थी और यूरोपियों द्वारा उन्हें मराठा मैक्यूवेली यानी कि सुप्रसिद्ध इतालवी कूटनीतिज्ञ निकालो के नाम से इन्हें जाना जाता है। तो ये इससे संबंधित कुछ फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका होगा क्वेश्चन 18 होगा। 17 की बात कर चुके हैं हम लोग। श्रीरंगपट्टम की संधि का संबंध किससे है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्रीरंगपट्टम संधि जो है वो किससे संबंधित है आपकी? द्वितीय आम्ल मराठा युद्ध, तृतीय आम्ल मैसूर, चौथा है आपका तृतीय आम्ल मराठा और चौथा है चतुर्थ आम्ल मैसूर। तो इसका जो ऑप्शन आपका सही है वो द्वितीय आम्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है, यानी इसका ऑप्शन बी जो है वो राइट ऑप्शन है। इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देखेंगे। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद 18 मार्च 1772 को श्रीरंगपट्टम की संधि हो गई, यानी कि 18 मार्च 1772 को बेसिकली क्या हो गया, जब तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध संपन्न हुआ तो उसके बाद एक संधि हुई। संधि में बेसिकली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से लॉर्ड कार्नवालिस, ध्यान रखिएगा नाम, लॉर्ड कार्नवालिस और हैदराबाद के निजाम जो थे वो प्रतिनिधि थे। मतलब अंग्रेजों की तरफ से लॉर्ड कार्नवालिस थे और हैदराबाद की तरफ से जो निजाम थे, उन दो लोगों ने मिलकर मराठा साम्राज्य की प्रतिनिधि मैसूर शासक टीपू सुल्तान ने हस्ताक्षर किए थे। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। पूना पैक्ट, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। पूना पैक्ट समझौते के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो सही असत्य है, मतलब सही नहीं है? तो सबसे पहले यह समझौता जवाहरलाल नेहरू और अंबेडकर के बीच हुआ था। दूसरा, इसके तहत वंचित वर्ग के संयुक्त मतदाता समूह में रहने का फैसला किया गया। इसके अतिरिक्त प्रांतीय विधान पालिकाओं में वंचित वर्ग को सीटें आरक्षित की गईं और इसके अलावा सिविल सेवाओं में वंचित वर्ग को समुचित प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। तो कौन सा कथन असत्य है, ध्यान रखेंगे। पूना पैक्ट में कौन सा कथन असत्य है? इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1। ये पूना पैक्ट बेसिकली जवाहरलाल नेहरू और अंबेडकर के बीच में नहीं हुआ था, ये इसका कथन जो है वो गलत है। किसके बीच में हुआ था इसको समझिए। ये है उपरोक्त में पहला कथन असत्य है। पूना जो समझौता था गांधी जी और अंबेडकर के बीच हुआ था, यानी गांधी जी और अंबेडकर के बीच में पूना का जो पैक्ट था वो हुआ था। वहाँ पर जो बेसिकली जवाहरलाल नेहरू थे वो प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे थे। तो इससे संबंधित बाकी और जो फैक्ट हैं वो सही थे, यानी कि इसमें वर्चित जो बेसिकली रिजर्व कैटेगरी है उसको मतदाता समूह में भी रखा गया। इसके अलावा जहाँ जहाँ वंचित एरियाज थे उन पर भी उनको रिजर्वेशन दिया गया और सिविल सेवाओं में भी इनको क्या किया, जगह दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की देखिए बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि महाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? महाद सत्याग्रह, ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा गया है। महाद सत्याग्रह किसने किया था? महात्मा गांधी, B.R. अम्बेडकर, आचार्य विनोबा भावे, बाल गंगाधर तिलक। तो जो महाद सत्याग्रह है वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन राइट होगा। महाद सत्याग्रह का नेतृत्व भीमराव अम्बेडकर ने 20 मार्च 1927 को किया था और यह सत्याग्रह महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में महाद नामक स्थान पर किया गया। तो किसने किया था? B.R. अम्बेडकर ने। कब? 20 मार्च 1927 को किया था। कहाँ किया था? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के अंदर रायगढ़ जिले के अंदर एक महाद नामक स्थान है, वहाँ पे ये सत्याग्रह किया गया था। चलिए अब बात करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष बॉम्बे को पुर्तगालियों से प्राप्त किया? ईस्ट इंडिया ने बॉम्बे को पुर्तगालियों से कब प्राप्त किया?
1663, 1668, 1670, 1689। तो इसका जो सही ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन बी, यानी 1668 के अंदर इसे प्राप्त किया गया था। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बॉम्बे को पुर्तगालियों से 1668 ईस्वी में प्राप्त किया और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा तुरंत इसकी किलाबंदी भी की गई। इन्होंने पुर्तगालियों से जैसे ही प्राप्त किया बॉम्बे को, तुरंत इसकी किलाबंदी कर दी और इसके बाद अंग्रेजों ने सूरत की जगह बॉम्बे को अपना मुख्यालय बनाया। पहले जब आए थे इन्होंने तो सूरत में इन्होंने एंट्री मारी थी, वहीं पर इनका मुख्यालय था, और जब इन्होंने बॉम्बे को कब्जा कर लिया तो फिर सूरत से बॉम्बे में शिफ्ट हो गए, क्योंकि बॉम्बे जो था वो ज़्यादा इन्हें सुटेबल लगा था। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो है आपका वो है क्वेश्चन नंबर आपका 22। गुलमारी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? गुलामगिरी, सॉरी गुलमारी नहीं, माफ़ कीजिएगा, गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर, आचार्य विनोबा भावे, ज्योतिबा फूले और दादू दयाल। तो इसका जो सही ऑप्शन है ज्योतिबा फूले ने गुलामगिरी पुस्तक का बेसिकली उसके लेखक थे। इससे संबंधित कुछ इन्फॉर्मेशन, ज्योतिबा फूले ने 1873 में इस पुस्तक को लिखा हुआ था और यह पुस्तक अमेरिका की दास प्रथा पर आधारित थी। यानी 1873 में लिखी थी किसने? ज्योतिबा फूले ने। पुस्तक का नाम क्या था? गुलामगिरी। और ये किस देश के ऊपर आधारित थी? तो अमेरिका के ऊपर ये बेसिकली आधारित थी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी रहेगी। नेक्स्ट बात करेंगे रविंद्रनाथ टैगोर की। रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि किस वर्ष दी गई थी? तो 1910, 1915, 1920 और 1925। 3 साल आपके पास 4 ऑप्शन है, 1910, 1915, 1920 और 1925। तो ये इनको जो उपाधि है 1915 के अंदर दी गई थी और इन्होंने 19 में इसको वापस भी कर दिया था। तो उसको जानकारी देखें। ब्रिटिश सरकार में 1915 में इनको नाइटहुड की उस उपाधि से सम्मानित किया गया और जलियांवाला जो हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, उसके बाद इन्होंने दुखी होकर इस उपाधि को वापस भी कर दिया था। तो उनको 15 में मिला और 19 में वापस कर दिया, यानी 4 साल के बाद इन्होंने वापस भी कर दिया। फिर देखिए, स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जब देश आज़ाद हुआ था तो उस समय हमारे जो भारतीय कांग्रेस है उसके अध्यक्ष कौन थे? पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, JB कृपलानी, सरोजिनी नायडू और इनमें से कोई नहीं। तो JB कृपलानी जो थे वो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। इनका जो पूरा नाम है जीवंतराम भगवान दास कृपलानी। भारत की स्वतंत्रता संग्राम के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। JB कृपलानी एक दार्शनिक थे, एक गांधीवादी, समाजवादी और पर्यावरणविद और स्वतंत्रता सेनानी थे, यानी बहुत ही महान व्यक्तियों में से एक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। इसमें पूछा जा रहा है आपसे कि भारतीय पुरातत्व विभाग को अस्थायी संस्था कब बनाया गया? भारतीय पुरातत्व विभाग को अस्थायी कब बनाया गया? 1902, 1861, 1906, 1910। तो 1906 इसका जो होगा ऑप्शन सही होगा, क्योंकि जब लॉर्ड कर्जन आए थे तो लॉर्ड कर्जन ने क्या किया था? इसे अस्थायी बेसिकली एक संस्था बनाने का काम किया था और उस समय इसके जो मतलब हेड बनाए गए थे वो भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना 1861 में पहले हो चुकी थी और एलेक्जेंडर जो आपके कनिंघम हैं वो बेसिकली क्या थे? इसके अध्यक्ष थे। 1906 में इन्हें संस्था को बाकायदा पूरा लीगल संस्था बना दी गई। तो ये ध्यान रखेंगे, लॉर्ड कर्जन का टाइम था। ये पूछा जा सकता है कि भारतीय पुरातत्व विभाग को जो परमानेंट संस्था किस वायसराय के कार्यकाल में बनाया गया? तो कर्जन के वायसराय के कार्यकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें सुभाष चंद्र बोस ने अंतरिम सरकार की स्थापना कब की थी? अंतरिम सरकार 1941, 1942, 1943, 1945। बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 1943, यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने अंतरिम सरकार की स्थापना 1943 में की थी। इसके संबंध में कुछ इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में एक अर्जी हुकूमत ए हिंद नामक है, यानी कि अंतरिम सरकार की स्थापना की। इसका बेसिकली दूसरा नाम जो है अर्जी हुकूमत ई हिंद नामक। इस सरकार का समर्थन धुरी राष्ट्रों जापान, नाजी जर्मनी, इटली और अनेक उनके सहयोगियों ने किया, यानी कई लोगों का बेसिकली इसको समर्थन मिला था, जैसे जापान हो गया, जर्मनी हो गई, इटली हो गई। और इस सरकार में सुभाष चंद्र बोस को प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री भी बनाया गया और राम बिहारी बोस को इसका मुख्य सलाहकार बनाया गया था। तो ये कुछ जो इसके संबंध में इंफॉर्मेशन है आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून को तोड़ने से हुई थी? ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून तोड़ने से हुई? असहयोग आंदोलन,
सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो और होम रूल। तो जो असहयोग आंदोलन है वो कब से स्टार्ट हुआ? वो स्टार्ट हो गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी कि जो आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसके बाद ही जो नमक आपका है वो आंदोलन वो स्टार्ट हुआ। देखिए इसका पूरा कंसेप्ट समझिए। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती से बेसिकली क्या कि एक यात्रा स्टार्ट करी, जो बहुत ही फेमस यात्रा रही। दांडी नामक स्थान तक वो यात्रा गई थी। यह यात्रा 6 अप्रैल 1930 को दांडी नामक स्थान पर कंप्लीट हो गई और गांधी जी ने दांडी में नमक बनाकर ब्रिटिश सरकार के कानून को तोड़ा। तो उनका जो बेसिकली कानून था उसको तोड़ा था। यही जो आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन है इसको यहाँ से वाइंड अप किया गया था। इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। क्वेश्चन में अगर कोई डाउट है तो दोबारा फिर रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन में कहा गया था निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून तोड़ने से हुई? तो जो आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो नमक कानून तोड़ने के बाद ही हुई, पहले नहीं थी। साबरमती वाला जो मामला है 1930 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक दांडी नमक जब पहुंचे थे तो गांधी जी ने दांडी नमक उसमें दांडी जगह पे जाके नमक बनाकर ब्रिटिश सरकार के नियम को तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन वहीं से प्रारंभ हो गया। किस समाजसेवी नेता ने जेल से भागकर भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया? मतलब जेल से भागकर आंदोलन में हिस्सा लिया था, तो कौन थे वो? राम मनोहर लोहिया, मीनू मसानी, जयप्रकाश नारायण और अच्युत पटवर्धन। तो इसका सही ऑप्शन है राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया ने बेसिकली इनका जो जन्म हुआ था वो जन्म हुआ था इनका 23 मार्च 1910 को। अकबरपुर में इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के अंदर। वे स्वतंत्रता सेनानी और समाजवादी थे। वे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक भी थे। तो कुछ बातें इससे संबंधित आपको ध्यान भी रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 29 में कहा गया है कि बक्सर की लड़ाई के बाद बंगाल के नवाब की गद्दी पर कौन बैठा? सिराजुद्दौला, मीर कासिम, मीर जाफर, नजीमुद्दीन अली खान। तो बक्सर की जो लड़ाई हुई थी उसके बाद बंगाल की गद्दी पर कौन बैठा? मीर जाफर बैठे, मीर कासिम नहीं। मीर कासिम के बीच तो लड़ाई ही हुई थी, मीर जाफर बेसिकली इसके गद्दी पर बैठे। तो बक्सर की लड़ाई 1764 में हुई थी। 1764 में जब लड़ाई हुई तो इस लड़ाई के बाद मीर जाफर बंगाल के नए नवाब बनाए गए। ध्यान रखिएगा, बक्सर की लड़ाई के बाद किसको बंगाल की गद्दी पर बैठाया गया? मीर जाफर को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 कहा गया है कि स्वदेश बंधों की स्थापना किसने की? तो अश्विनी कुमार दत्त, बाघ जतिन, भावभूषण मित्रा और नरेंद्रनाथ भट्टाचार्य। तो स्वदेश बंधों की स्थापना किसने की? 4 ऑप्शन है, एक ऑप्शन चूज करना है। अश्विनी कुमार दत्त ने इसकी स्थापना की थी। कब करी थी उससे संबंधित कुछ फैक्ट्स जो हैं आपको यहाँ पे देखना है। कहा गया है स्वदेश बंधो समिति की स्थापना अश्विनी कुमार दत्ता ने करी थी। इस संगठन का उद्देश्य स्वदेशी उत्पादों को बढ़ाना और उसके इस्तेमाल में वृद्धि करना था और विदेशी व्यापार के जो प्रोडक्ट्स थे, विदेशी जो प्रोडक्ट थे उनका बहिष्कार करना था। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे आप। क्या क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कि स्वदेश बंधों की स्थापना किसने करी? तो अश्विनी कुमार दत्त ने करी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 31 1857 की क्रांति के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 की बात करी जा रही है, देश आज़ाद होने की बात नहीं हम लोग कर रहे हैं। 1857 में जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड एलिंगन, लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड एलेन बेवरो। तो कौन था इसमें? इसका जो सही ऑप्शन है आपका वो है लॉर्ड कैनिंग। यानी 1857 की जो क्रांति हुई थी उस क्रांति के समय आपका जो भारत का गवर्नर था वो लॉर्ड कैनिंग था। इसके संबंध में इंफॉर्मेशन ध्यान रखेंगे आप। लॉर्ड कैनिंग 28 फरवरी 1856 से 21 मार्च 1862 तक यानी करीब 6 साल तक ये जो भारत के गवर्नर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्वराज हा जामा मनसिद्ध अधिकार आड़े अड़ी तो मी मिला बिनाज। ये थोड़ा सा मराठी लैंग्वेज है इसलिए हम लोग कायदे से नहीं पढ़ पा रहे हैं इसको। में घोषणा बाल गंगाधर तिलक ने किस स्थान पर करी थी? यानी कि जो ऊपर वाली स्वराज वाली जो पूरी बात लिखी है वो घोषणा मतलब बेसिकली किस स्थान पे करी थी? तो पुणे जेल में, यरवड्डा जेल में, कोर्ट में और मांडले जेल में। तो बेसिकली इन्होंने जो बाल गंगाधर तिलक है इन्होंने कोर्ट में इसकी घोषणा करी थी। देखिए स्वराज हा जामा जो आपका अधिकार है बेसिकली ये एक मतलब कह सकते हैं कि ये जो लैंग्वेज लिखी हुई है आपकी मराठी उसको इन्होंने हिंदी में अगर कन्वर्ट करें तो स्वराज हा मामा जन्म सिद्ध अधिकार, ये हिंदी रूपांतरण है इसका।
स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये इसका हिंदी मतलब है। यार बताओ, मराठी तो समझे नहीं आ रही क्या लिखा हुआ है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, यह कथन बाल गंगाधर तिलक का है। और इस कथन को इन्होंने कब दिया था? कोर्ट में इन्होंने इस कथन को दिया था और इसके राजद्रोह के आरोप में उन्हें 7 साल की सजा भी हुई थी। बताइए कि इन्होंने ये मतलब जो नारा दिया, नारा के बाद क्या हो गया? इन्हें 7 साल की सजा हो गई। इसके बाद तिलक को 6 वर्ष के लिए कारावास के लिए मांडले जेल भेजा गया था। तो बताइए कितनी समस्याएं जो है इनको झेलनी पड़ी थी। नेक्स्ट देखिए, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और जय गोपाल किस संयंत्र में शामिल थे? 4 लोगों का नाम दिया गया। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और जय गोपाल किस संयंत्र में शामिल थे? तो कानपुर संयंत्र, लाहौर, भागलपुर और अलीपुर। तो इसका जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन होना चाहिए, लाहौर संयंत्र में। इससे संबंधित कुछ इन्फॉर्मेशन देखेंगे। लाला लाजपत राय की जब हत्या हो गई थी तो हत्या का बदला लेने के लिए भगत सिंह, राजगुरु और जयपाल और सुखदेव ने पुलिस प्रमुख स्कॉट की हत्या कर दी थी। यानी कि ये लोग बहुत मतलब कह सकते हैं कि इनके अंदर एक आग लगी थी उस मतलब बदला लेने के लिए, और बदले के मतलब पूरा करने के लिए उन्होंने क्या किया? पुलिस प्रमुख स्कॉट की हत्या कर दी। परंतु उन्होंने जेपी संडार्स को गोली मारी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। तो यानी कि अल्टीमेट देखा जाए, इन्होंने एक पुलिस वाले को टपका दिया, जिसकी वजह से ये लोग मतलब इधर उधर परेशान भी रहेंगे आने वाले कुछ वर्षों तक। नेक्स्ट देखिए, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई? भारत, सिंगापुर, जापान, जर्मनी। तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर के अंदर हुई थी। 34 नंबर क्वेश्चन में बी ऑप्शन सही होगा। सुभाष चंद्र बोस और राम बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और इंडियन नेशनल आर्मी, जिसे हम आज़ाद हिंद फौज के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना सिंगापुर में 1943 के अंदर की गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान रखेंगे। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस और राम बिहारी बोस ने। कब करी थी? कहाँ करी? सिंगापुर में। कब करी? 1943 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 35। क्वेश्चन 35 आपसे ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित लिपि का यानी गुरमुखी लिपि किस सिख गुरु के लिए किस सिख गुरु के द्वारा शुरू की गई थी? तो जो गुरुमुखी लिपि है, गुरु आनंद, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन सिंह और गुरु हरि राय। तो 3-4 में से एक ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है। इसका जो ऑप्शन है गुरु अंगद है आपका, गुरु आनंद नहीं, सॉरी, गुरु अंगद। देखिए, गुरु नानक जो थे आपके सिख धर्म के संस्थापक थे और उनके बाद उनका स्थान लेने के लिए गुरु अंगद जी आए। यानी गुरु अंगद जो थे बेसिकली गुरु नानक के क्या थे? उत्तराधिकारी थे। और गुरु अंगद सिख धर्म के दूसरे गुरु थे और गुरु अंगद ने गुरु नानक की जीवनी पे मतलब उनकी रचना, उनके जीवन के ऊपर कुछ रचनाएं करी और उन रचनाओं का जो विवरण किया उन्होंने गुरुमुखी लिपि के माध्यम से किया। तो इन्हीं से इसलिए कहा जाता है कि गुरु लिपि जो है आपकी बेसिकली वो गुरु अंगद के द्वारा मतलब स्टार्ट करी गई थी। अब बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 की। बारिंद्र घोष किस समाचार पत्र से जुड़े हुए थे? ध्यान से समझिएगा, बारिंद्र घोष किस समाचार पत्र से जुड़े हुए थे? इंडियन ओपिनियन, जुगांतर, गदर और महारात्ता। ध्यान से समझेंगे आप, बारिंद्र घोष किस समाचार पत्र से जुड़े थे? इंडियन ओपिनियन, जुगांतरा, गदर और महारात्ता। इसका जो सही ऑप्शन है दैट इज बी ऑप्शन, जुगांतर। इसके बारे में देखिए बात करेंगे। जुगांतर बंगाली क्रांति का एक अखबार है। जुगांतर क्या था? बंगाल के अंदर जो क्रांति हुई थी तो बंगाली भाषा में लिखा गया अखबार था। इसकी स्थापना 1906 में बारिंद्र कुमार घोष ने अविनाश भट्टाचार्य और भूपेंद्र दत्ता के द्वारा की गई थी। 3 लोग इसके लिए जो थे वो रिस्पॉन्सिबल थे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 37। इसमें कहा गया है कि 1946 के तेभेगा आंदोलन किस वर्तमान राज्य से संबंधित है? ध्यान से इस क्वेश्चन को समझ के आंसर करेंगे। 1946 के तेभेगा आंदोलन किस वर्तमान राज्य से संबंधित है? पहला ऑप्शन आंध्र प्रदेश, दूसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा बिहार, चौथा उड़ीसा। तो इसका जो सही ऑप्शन है, सही ऑप्शन इसका क्या होगा? आपको शायद ऑप्शन इसका पता होना चाहिए। ऑप्शन इसका बी सही होगा, पश्चिम बंगाल, जहां पे कल के दिन ममता बनर्जी ने क्या किया है? पूर्ण बहुमत की सरकार, तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने का गौरव प्राप्त किया है। तो ध्यान रखेंगे आप, यानी कि इसका जो सही ऑप्शन होना चाहिए वो पश्चिम बंगाल होना चाहिए। देखिए, जो आपका तेभेगा आंदोलन की शुरुआत काश्तकारों ने बंगाल में 1946 में जोतदारों के विरुद्ध की थी और यह आंदोलन बंगाल में व्याप्त साझा खेती व्यवस्था के विरुद्ध था। यानी जो आपकी साझा खेती होती है, हम बटाई बोलते हैं हिंदी में, उसके संबंध में किया गया था 1946 के अंदर। अब देखिए
इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का मुख्यालय किस राज्य में है? इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का कार्यालय कहाँ पे है? तमिलनाडु, केरला, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर में। तो इसका राइट ऑप्शन है तमिलनाडु। इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना जो थी वो 10 मार्च 1948 को मद्रास के अंदर हुई थी और वर्तमान में इसका मुख्यालय तमिलनाडु के चेन्नई के मैरेकायर लेब्बाई स्ट्रीट में स्थित है। तो ये इसकी स्थापना जो हुई थी मद्रास में हुई थी और अभी इसका मुख्यालय तमिलनाडु के चेन्नई के अंदर है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 की बात करने जा रहे हैं। 39 में कहा गया है कि कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था? कलकत्ता, लाहौर, दिल्ली, कराची। तो कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था? 4 ऑप्शन हैं, कलकत्ता, लाहौर, दिल्ली और कराची। सही ऑप्शन इसका लाहौर होगा। इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हम लोग देख लेंगे। कहा गया है कि 1929 में लाहौर के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया और इस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया। कब ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि बेसिकली जो जवाहरलाल नेहरू हैं इन्हें राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कब बनाया गया? 1929 के अंदर इन्हें नियुक्त किया गया था और पूर्ण जो स्वराज आपका प्रस्ताव है वो इसके 1 महीने बाद 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता की घोषणा करने के लिए जारी किया गया। यानी देश को आज़ाद करने के लिए 1930 में ये प्रस्ताव जारी किया गया था। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे हम लोग। ढाका में स्थित एहसान मंजिल पैलेस किस कारण प्रसिद्ध है? ढाका के अंदर एक एहसान मंजिल पैलेस है, वो किस लिए मतलब बेसिकली फेमस है? मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, पाकिस्तान प्रस्ताव, जिन्नाह गांधी वार्ता और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ढाका में जो आपकी एहसान मंजिल है वो किस लिए फेमस है? वो बेसिकली फेमस है मुस्लिम लीग की स्थापना के लिए। तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में आगा खान द्वारा की गई थी। सब जानते हैं मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खान के द्वारा की गई थी। लियाकत अली खान और मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो लीग के प्रमुख नेता थे। देखिए स्थापना आगा खान ने करी थी, जो आपका मोहम्मद जिन्ना थे और लियाकत अली थे ये प्रमुख नेता थे। आरंभ में इसका उद्देश्य जो था वो मुस्लिमों के अधिकार की रक्षा करना था, लेकिन बाद में क्या हो गया कि ये मुस्लिमों के लिए एक अलग देश की मांग करने लग गए। तो ये बेसिकली कुछ इन्फॉर्मेशन है। 1906 में ढाका के अंदर मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। किसने करी? आगा खान ने। इसके जो सहपाठी जो मतलब साथ के लोग थे, कह सकते मेन नेता थे, वो लियाकत अली और मोहम्मद अली जिन्ना थे। उद्देश्य क्या था? बाकी जो भी मुस्लिम हैं उनके अधिकारों की रक्षा करना। बाद में इनका दिमाग खराब हो गया और इन्होंने पाकिस्तान एक अलग देश बनाने की भी मांग करी। तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 41। इसमें कहा गया है कि पी मित्रा का नाम किस क्रांतिकारी संगठन की स्थापना के साथ जुड़ा है? तो पी मित्रा ने कौन सा संगठन बनाया था? अनुशीलन समिति, इंडिया हाउस, जुगांतर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अनुशीलन समिति इन्होंने बनाई थी। ऑप्शन ए इसका जो होगा वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके संबंध में कुछ फैक्ट्स देखेंगे। अनुशीलन समिति की स्थापना 24 मार्च 1902 को प्रथम नाथ, इसका जो नाम है बेसिकली प्रथम नाथ मित्रा ने की थी। मिश्रा नहीं है, मित्रा है। प्रथम नाथ मित्रा ने की थी। इस समिति के साथ अरविंदो, देशबंधु चित्तरंजन दास, सुरेंद्रनाथ टैगोर, जतीन्द्रनाथ बनर्जी, बाघा जतीन, भूपेंद्रनाथ दत्ता और बारिंद्र घोष जैसे लोग भी जुड़े हुए थे। यानी ये जो बेसिकली आपकी समिति थी वो हल्की समिति नहीं थी। कई बड़ी महान हस्तियां जो थी उसके अंदर शिराकत थी, जिसमें कौन कौन से बड़े लोग थे? अरविंदो, चित्तरंजन दास, सुरेंद्र टैगोर, बेसिकली जतीन्द्र बनर्जी, बग्घा, भूपेंद्रनाथ, ये सारे लोग इसमें शामिल थे। नेक्स्ट देखिए, कहा गया है आपका एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना किसने करी थी? तो हेनरी विवियन डेरोजियो, मधुसूदन दत्ता, मदन मोहन तार कालंकर और सुरेंद्रनाथ टैगोर। एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना किसने करी थी? तो सुरेंद्रनाथ टैगोर इसका ऑप्शन सही नहीं है। इसका ऑप्शन जो सही है वो कौन है? हेनरी विलियम डेरोजियो। ये नाम बहुत ही ध्यान रखना है आपको, हेनरी विलियम डेरोजियो। यानी हेनरी विलियम डेरोजियो ने एक महान शिक्षाविद भी थे। इन्होंने कई प्रकार के अंग्रेजी में चैप्टर्स भी लिखे हुए हैं, बहुत पर इनके प्रोज भी हैं। तो हेनरी विलियम डेरोजियो ने एक महान शिक्षाविद थे, लेखक थे, जिन्होंने हिंदू कॉलेज कलकत्ता के सहायक मुख्य अध्यक्ष के रूप में वो कार्यरत भी थे। उन्होंने क्या किया था? एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखिए, बंगाल का अंतिम नवाब किसे माना जाता है? सिराजुद्दौला, मीर कासिम, मीर जाफर, सिराजुद्दौला। तो इसका सही ऑप्शन जो होना चाहिए वो कौन होना चाहिए? मीर
जाफर तो नहीं है ना मीर कासिम है। मीर कासिम के बीच में लड़ाई हुई थी, बाद में मीर जाफर ने गद्दी को संभाला। उसके बाद जो अंतिम थे वो कौन थे आपके, सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अब बढ़ेंगे थोड़ा सा इस इंफॉर्मेशन से संबंध में। सिराजुद्दौला बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब था। स्वतंत्र शब्द ध्यान रखिएगा। 23 जून 1757 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ प्लासी युद्ध में उनकी हार हुई थी। यानी 23 जून 1757 में ये प्लासी युद्ध में हार भी गए थे। उससे पहले ये आखिरी स्वतंत्र जो थे वो नवाब थे। क्वेश्चन 44 की बात करेंगे। कहा गया भारत से पहले भारत के किस राज्य में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य थी। भारत आज़ाद होने से पहले, भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति से भी पहले एक ऐसा राज्य था जहाँ पे प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी थी। बड़ौदा, अर्काट, कुर्क और हैदराबाद। तो कहाँ पर कंपलसरी थी, इसका सही ऑप्शन होगा बड़ौदा। यानी कि बड़ौदा रियासत में 1906 में प्रथम नागरिक शिक्षा अनिवार्य बनाने के लिए कानून पारित किया गया था। 1906 के अंदर ही पारित कर दिया गया था। समझने वाली बात है आपके लिए। यानी 1906 में इन्होंने कानून पारित किया जिसमें 7 साल से 12 साल तक के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा मुफ्त में दी जाएगी। यानी उनके लिए क्या शिक्षा थी, अनिवार्य हो गई थी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 45 आपसे कहता है कि 1896 का कांग्रेस अधिवेशन किस लिए लिया जाता है। जो कांग्रेस अधिवेशन है वो किस लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का राष्ट्रीय गीत पहली बार गाया गया था, राष्ट्रगान पहली बार गाया गया था, राष्ट्र का तिरंगा लहराया गया था और उनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन पहले एक बार रिपीट हो चुका है। तो 1896 के अंदर भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वो पहली बार गाया गया था। ए ऑप्शन इसका सही होगा। कुछ बातें इसके बारे में आप जानते हैं। ये किसने लिखा था, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा हुआ था। उनकी एक बहुत ही फेमस बेसिकली उनका उपन्यास है आनंद मठ, ये वहाँ से लिया गया है और 1882 में प्रकाशित हुआ था और 1946 तक 1946 नहीं सॉरी 82 के अंदर ये प्रकाशित किया गया था। तो ये इससे संबंधित कुछ फैक्ट थे जो आपको ध्यान रखने हैं। अब देखिए कहा गया 46 क्वेश्चन के अंदर भारत के राष्ट्रगान का शीर्षक क्या है। ये क्वेश्चन बहुत घुमाऊ है, इसमें बड़ा कन्फ्यूजन होगा लोगों को। भारत के राष्ट्रगान का शीर्षक क्या है, तो जनगण मन, भारत भाग्य विधाता और भारत विधाता। तो राष्ट्रीय गान का जो शीर्षक है, चकरा जाएगा दिमाग इसमें सारे स्टूडेंट्स का, जनगण मन नहीं है। जनगण मन तो उसका पहली लाइन है लेकिन ये नहीं है। भारत विधाता जो है बेसिकली इसका शीर्षक है, ये बात ध्यान रखनी है। देखिए भारत का राष्ट्रीय गान की रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने करी थी, सब जानते हैं। ये मूल रूप से बंगाली भाषा में किया गया था लेकिन 24 जनवरी 1950 को संविधान द्वारा इसे हिंदी रूप में परिवर्तित किया गया और इसे राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृति दी गई। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो भारत का राष्ट्रगान है जनगण मन वाला, वो कब इसे स्वीकृति मिली थी, तो 24 जनवरी 1950 को इसे स्वीकृति मिली थी। मूल रूप से बंगाली भाषा में थे, हिंदी में इसे रूपांतरण किया गया और 27 दिसंबर 1911 को यह पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में गाया भी गया था। बहुत समझने वाली बात है। 1950 में ये राष्ट्रीय गान बना, राष्ट्रीय गान नहीं बना था उससे पहले ये 1911 के अंदर ये ऑलरेडी गाया जा चुका था। यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर का ये अपने आप में बहुत महान कृतियों में से एक है। चलिए अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 47 में। 47 कहा गया कि भारत का राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया। अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया गया 1911 में कलकत्ता के एक अधिवेशन के अंदर इसे पहली बार गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। यहाँ पे हमने इसका एक्सप्लेनेशन पहले ऑलरेडी बता ही दिया आपको। 48 की बात करेंगे। भारत की जो प्लासी की लड़ाई है, प्लासी की लड़ाई का स्थान प्लासी जो वर्तमान में कहाँ स्थित है, पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़ और झारखंड। यानी जो प्लासी की लड़ाई थी, तो प्लासी की लड़ाई का जो प्लासी वाला स्थान है वो भारत में वर्तमान समय में किस राज्य में है। तो इसका जो सही ऑप्शन है आपका दैट इज ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल। ममता बनर्जी के राज्य में ये जगह है। कहाँ पे है प्लासी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल ना ध्यान है, ममता बनर्जी ध्यान रखो, ममता बनर्जी के राज्य में स्थित है। यानी प्लासी की जो लड़ाई थी 23 जून 1857 को ब्रिटिश ईस्ट कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच लड़ी गई और इसमें नवाब सिराजुद्दौला जो कि वहाँ के बंगाल के आखिरी नवाब थे, इनकी हार हो गई और उसी के बाद से बेसिकली क्या हो गया, यहाँ पे ब्रिटिश का शासन चालू हो गया। क्वेश्चन 49 की बात कर लेंगे। यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्रसिद्ध विद्यासागर सेतु किस शहर में स्थित है। प्रसिद्ध विद्यासागर सेतु किस शहर में स्थित है, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, चेन्नई। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता के अंदर स्थित है। विद्यासागर सेतु का जो दूसरा नाम है वो हुगली सेतु है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हुगली सेतु कहाँ पे है, तो कोलकाता के अंदर है। इस सेतु का नाम
समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर के नाम पे रखा गया है, यानी इसका जो नाम है आपका ईश्वर चंद्र विद्यासागर के नाम से रखा गया। अब क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 जो हमारे यूपीएचएससी का असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पेपर हुआ था एडवर्टीजमेंट नंबर 46, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछा गया था। वेदों की ओर लौटो ये नारा किसने दिया था? स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस और उनमें से कोई नहीं। तो ये किसने स्टेटमेंट दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्टेटमेंट ये दिया था। इससे संबंध में कुछ इन्फॉर्मेशन देखेंगे। दयानंद सरस्वती जो 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी, तो दयानंद सरस्वती कोई आम आदमी नहीं थे। 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। वे वेदों और संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, बहुत ज़्यादा काबिल आदमी थे संस्कृत और वेदों के मामले में। भारत में वेदों की छपाई उनके संरक्षण में पहली बार हुई, यानी भारत में वेद जो छपे थे पहली बार किसके संरक्षण में हुए थे? वो हुए थे स्वामी दयानंद सरस्वती में। शतार्थ प्रकाश उनकी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण कृतियों में से एक है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अभी तो मान लीजिए अभी जो आप वेदों के लौटे वाली बात है, ये पूछा जाए सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है, तो वो भी किसकी है? स्वामी दयानंद सरस्वती की। तो अपने आप में ये बहुत ही अहम और बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है जो आपके लिए हर लिहाज से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग अब बढ़ते हैं। क्वेश्चन 51 की बात करें तो साइमन कमीशन किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत के अंदर आया था? जो साइमन कमीशन है बेसिकली वो कौन से वायसराय थे उनके कार्यकाल के अंदर भारत के अंदर आया था? तो पहला ऑप्शन है जो लॉर्ड इरविन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड वेलिंगटन और लॉर्ड लिनथिगो। तो इसमें जो सही ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड इरविन के समय के अंदर साइमन कमीशन भारत के अंदर आया था। थोड़ा सा इस फैक्ट से संबंधित कुछ तथ्यों पर ध्यान देंगे। लॉर्ड जो इरविन थे आपको 3 अप्रैल 1996 को भारत का वायसराय व जनरल गवर्नर नियुक्त किया गया था। ध्यान दीजिएगा, लॉर्ड इरविन 1926 3 अप्रैल को भारत का वायसराय और गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया और बाद में 1927 ईस्वी में भारत सरकार ने सर स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में, ये पूछा गया है क्वेश्चन कि साइमन कमीशन जो है वो किसकी अध्यक्षता में आया था? तो ध्यान रखिएगा, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में साइमन कमीशन का गठन किया गया था और इसका उद्देश्य जो था आपका बेसिकली वो 1990 के अंदर जो इससे पहले जो एक्ट आया था, जो आयोग का एक्ट आया था, उसमें कुछ सुधार करना था। तो कई क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। साइमन कमीशन जो है वो किसकी अध्यक्षता में आया था? तो सर स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता के अंदर आया था। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। क्वेश्चन नंबर जो 52 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने बांटो और छोड़ो का नारा दिया था? मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने बांटो और छोड़ो का नारा दिया? लखनऊ अधिवेशन 1931, कराची अधिवेशन 1933, लाहौर अधिवेशन 1940 और कराची अधिवेशन 1943। तो इसमें 4 ऑप्शन है, इसका राइट जो ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कराची अधिवेशन 1943 के अंदर बेसिकली मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि या तो बांटिए और या तो उसको अलग कर दीजिए देश को। तो ये बेसिकली कंसेप्ट ये जो है कब का है? वो 1943 का। मुस्लिम लीग की स्थापना सभी जानते हैं 1906 के अंदर ढाका में हुई थी। इसके अंदर जो बेसिकली प्रमुख नेता थे मोहम्मद अली जिन्ना इसके बहुत प्रमुख नेता थे और शुरुआत में जो मुस्लिम लीग थी इसका उद्देश्य जो था वो केवल मुसलमान भाइयों के अधिकारों की रक्षा करना था। बाद में क्या हो गया कि इनकी नीयत बदल गई और ये लोग अपने लिए एक अलग देश की मांग करने लगे। तो शायद पाकिस्तान जो होता आज भी भारत का हिस्सा होता अगर मोहम्मद अली जिन्ना की ये जो जिद है वो ना उन्होंने पकड़ी होती। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो 1943 का कराची अधिवेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 54, उसमें पूछा गया है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने 23 मार्च 1940 को किस स्थान पर पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने 23 मार्च 1940 को किस स्थान पर पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया? पहला ऑप्शन कराची, हैदराबाद, लाहौर, लखनऊ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सटीक इसका जवाब देना है आपको। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने 23 मार्च 1940 को पाकिस्तान प्रस्ताव कहाँ पारित किया था? तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, लाहौर के अंदर पारित किया था। 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया और मुस्लिम लीग जो है आपका भारत उपमहाद्वीप के मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों को मिलाकर पाकिस्तान का निर्माण किया गया। मतलब जो ही मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र थे उनको इकट्ठा करके क्या किया गया? पाकिस्तान का निर्माण किया गया। ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है कि पाकिस्तान का जो नामकरण है वो किसने दिया था?
तो चौधरी रहमत अली, बिल्कुल ध्यान रखने वाला क्वेश्चन है। चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द जो है, पाकिस्तान शब्द का कह सकते हैं कि जो निजात है वो किसने किया था, वो चौधरी रहमत अली ने किया था। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके सामने, वो क्वेश्चन ये है कि महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर हरित पुस्तिका जारी करी थी? तो कोलकाता, सूरत, राजकोट और साबरमती। इसका जो सही ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी। राजकोट के अंदर इन्होंने क्या किया था, एक हरित पुस्तिका जारी करी थी। देखिए, तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है, राजकोट, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। साबरमती आश्रम की स्थापना कब करी गई थी? ये क्वेश्चन बहुत बेसिक है वैसे, लेकिन फिर भी इम्पोर्टेंट है। साबरमती आश्रम की स्थापना 1910 में हुई थी, 1912, 1915 या 1918? तो 1915 के अंदर हुई थी। साबरमती आश्रम बेसिकली 1915 में इस्टेब्लिश हुआ था। ये कहाँ पे है? ये अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि साबरमती आश्रम किस राज्य में है, तो अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे है। 17 जून 1957 को ये बनकर तैयार हुआ था। सॉरी 17 में, 15 से स्टार्ट किया गया, 17 में बनकर तैयार हो गया और मार्च 1930 में यहीं से दांडी जो आपकी यात्रा है, जो कि बहुत फेमस यात्रा रही, वो यहीं से स्टार्ट की गई थी। तो ये जो छोटे छोटे फैक्ट हैं आपको इन्हें ही ध्यान रखना है, क्योंकि यूपीएचएससी में अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बहुत डेप्थ में अगर आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो यकीनन आप यही पढ़ते रह जाएंगे, अपने सब्जेक्ट में बहुत पीछे हो जाएंगे। ज़्यादा ध्यान अपने सब्जेक्ट में ही रखना है आपको। इन चीज़ों को आपको ऊपर ऊपर से पढ़ना है, क्योंकि कितने भी आप काबिल हों, अगर आप यूपीपीएससी के एस्पिरेंट नहीं हैं तो आप 15 से ज़्यादा के स्कोर बहुत मुश्किल से ही कर पाएंगे। तो 20 क्वेश्चन करना बहुत पेड़ी खीर होगी इसमें, तो कोशिश करिए कि आप बहुत डेप्थ में इसको ना पढ़ें, सिर्फ आप बेसिक फैक्ट जानते रहें, वही एग्ज़ाम के लिए पर्याप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 की बात करेंगे। कर्नाटक के नगरों में विजयनगर साम्राज्य का सबसे स्मारक कौन सा है? यानी कर्नाटक के जो विजयनगर का साम्राज्य है उसमें जो फेमस चीज़ है वो क्या है? गुलबर्गा, बेलगाम, गदम और हम्पी। तो 4 ऑप्शन है इसमें। सबसे फेमस जगह जो विजयनगर साम्राज्य की है वो सबसे फेमस स्मारक कौन सी है? तो इसका जो सही ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन डी, जो हम्पी जगह है वो सबसे फेमस है। यानी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 के अंदर कहाँ पे हुई थी? हरिद्वार के अंदर हुई थी। ये कहा गया कि उनके भाई जो थे बुक्का राय प्रथम जो थे वो बेसिकली यहाँ के मतलब कह सकते हैं कि बहुत ही नज़दीकियों में से इनके एक थे। विजयनगर साम्राज्य में 4 राजवंशों संगम, सालू, तुलु और अरविंदों ने 1336 से लगा के 1667 तक शासन किया। यानी करीब करीब 300 से भी ज़्यादा का समय तक इन्होंने 336 समय तक इन्होंने शासन किया। और ये भी कहा गया कि वर्तमान में इस साम्राज्य के जो अवशेष हैं कर्नाटक के हम्पी के अंदर स्थित हैं। इसके अवशेष का बेसिकली मतलब ये कि इससे संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो हम्पी जगह के अंदर प्राप्त हो रही हैं। तो इसका जो ऑप्शन था वो डी ऑप्शन राइट था। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट क्वेश्चन का अगला जो क्वेश्चन है आपका वो क्वेश्चन नंबर 57। ये बहुत ही फेमस घटना है। चौरा चोरी की घटना के बाद कौन सा आंदोलन बंद किया गया? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, सहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो और सत्याग्रह। तो जो चौरा चोरी है आपका वो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के अंदर की घटना है। और इस घटना के बाद जो आपका असहयोग आंदोलन था, जो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था, इस आंदोलन को बंद करने की इन्होंने बात करी। ये घटना 5 फरवरी 1922 को हुई थी और ये कहाँ पे हुई थी? गोरखपुर के पास में। गोरखपुर बेसिकली जो उत्तर प्रदेश के अंदर है वहाँ पे घटना हुई थी। इस घटना में हुआ यह था कि आंदोलनकारियों ने एक पुलिस चौकी को जला दिया था, जिसमें करीब 22 पुलिसकर्मियों की जलकर मृत्यु हो गई थी। तो गांधी जी थे इसी घटना के बाद से थोड़ा सा दुखी हो गए और उन्हें असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके बाद क्वेश्चन 58 की बात करेंगे। निम्नलिखित में से किस आधुनिक गुरु का बचपन का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था? निम्नलिखित में से किस आधुनिक गुरु का बचपन का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था? देखिए, आपकी क्वेश्चन में एग्जाम के अंदर कई ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, अगर आप देखें, जो बेसिकली इस तरीके के हैं, जो किसी पर्सनालिटी से संबंधित हैं या किसी की पुस्तक से संबंधित हैं या किसी स्टेटमेंट से संबंधित हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को भी ध्यान रखना होगा। तो पहला ऑप्शन स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, श्री अरविंदो और स्वामी प्रभुपाद। तो इसका जो सही ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी है। रामकृष्ण परमहंस जो है वो उनका बचपन का नाम जो था आपका गदाधर चट्टोपाध्याय था। इनके बारे में कुछ फैक्ट जानेंगे। आध्यात्मिक गुरु व योगी रामकृष्ण परमहंस का जो बचपन का नाम था वो गदाधर चट्टोपाध्याय था और ये स्वामी विवेकानंद के भी गुरु थे। और स्वामी विवेकानंद ने इन्हीं के नाम पे रामकृष्ण मिशन की भी एक स्थापना स्वामी विवेकानंद ने इन्हीं के नाम से करी थी। तो ये कुछ फैक्ट आपको याद रखने हैं।
क्वेश्चन जो 59 है आपका, वो ये कहता है कि महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार अध्यक्षता की थी? पहली बार या एक ही बार? महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किसी एक ही अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, वो कौन सा था? अमरावती, बेलगाम, नागपुर, कराची। तो इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर 20 का, यानी बेलगाम के अंदर, जो बेलगाम के अंदर अधिवेशन हुआ था उसमें कांग्रेस के ये इकलौते अध्यक्ष बने। उसके बाद इन्होंने कोई अध्यक्षता नहीं की। 1924 में ये बेलगाम के अंदर अधिवेशन हुआ था, पहली बार ये अध्यक्ष बने थे, और उसके बाद ये अध्यक्ष बने ही नहीं, यानी पहली और आखिरी बार के, दैट मीन्स कह सकते हैं कि एक ही बार ये अध्यक्ष बने थे बेलगाम। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 60, जहांगीर निम्नलिखित में से किसे इंग्लिश खान कहता था? जो जहांगीर था वो किसको इंग्लिश खान कहता था? थामरो, विलियम हॉकिंस, हेनरी मिडल्टन, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो आपके जहांगीर थे वो ऑप्शन बी, यानी विलियम हॉकिंस को बेसिकली क्या कहते थे, वो इनको एक अलग नाम से पुकारते थे, और जो नाम बेसिकली क्या है आपका, जो नाम था इंग्लिश खान के नाम से इन्हें पुकारते थे। ठीक, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन 61 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गवर्नर जनरल, क्वेश्चन में पूछा गया कि गवर्नर जनरल लॉर्ड एलेनबोरो के कार्यकाल में किस अधिनियम द्वारा दासता को गैर कानूनी घोषित किया गया? जो दासता, जो पहले एक गुलामी की जो वो थी, उसको किस अधिनियम के अंदर मतलब गलत घोषित किया गया? तो अधिनियम 6, अधिनियम 5, अधिनियम 3 और अधिनियम 8। राइट ऑप्शन जो है आपका अधिनियम 5 है, यानी कि लॉर्ड जनरल एलेनबोरो के कार्यकाल में 1853 में जो 5वां अधिनियम पारित हुआ उसमें दासता को गैरकानूनी साबित किया गया। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट देखेंगे हमें पे 1861 में इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन किसके द्वारा किया जाता था? इंडियन मिरर जो समाचार पत्र आता था वो इसके संपादन जो थे वो कौन करते थे? अमिताभ घोष, रविंद्रनाथ टैगोर, सुमित गांगुली, मनमोहन घोष और देवेंद्र टैगोर। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मनमोहन घोष और देवेंद्र टैगोर, ये दो लोग मिलकर क्या करते थे? मिरर नाम का बेसिकली समाचार पत्र 1861 में इन्होंने चलाया था, जो कोलकाता से लॉन्च किया गया था। अब देखेंगे यहाँ पे 63 क्वेश्चन। 63 में है आपका है कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? 9 अगस्त 1960, 6 अगस्त 1952, इसके अलावा आपका है जो 15 अगस्त 1958, नेक्स्ट है आपका 29 अगस्त 1960। तो राष्ट्रीय विकास परिषद जो की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई थी 6 अगस्त 1952 को। राष्ट्रीय विकास परिषद 6 अगस्त 1952 को इसकी स्थापना हुई और प्रधानमंत्री द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, पूछा जा सकता है क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में किसने करी थी? द्वारिका नाथ टैगोर, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, प्रसन्ना कुमार टैगोर और देवेंद्र नाथ टैगोर। इंडियन नेशनल एसोसिएशन, तो इसकी स्थापना जो करी थी आपकी वो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने करी थी। ऑप्शन बी इसका राइट होगा। सुरेंद्रनाथ बनर्जी 26 जुलाई 1876 को आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर कोलकाता में इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की और 1885 में इस संगठन का विलय जो है वो कांग्रेस में कर दिया गया। इन्होंने इंडिविजुअल एक बनाई थी एसोसिएशन, लेकिन बाद में कांग्रेस के अंदर 1885 में मिल गया ताकि उस कांग्रेस को मजबूती मिले और वर्ल्ड स्तर पर, मतलब भारतीय पूरे देश के स्तर पे जो है वो जो स्वतंत्रता का आंदोलन था उसे मजबूती प्राप्त की जाए। क्वेश्चन 65 आपसे कहता है कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो 9 अगस्त 1960, 6 अगस्त 1952, 15 अगस्त 1968, 58 और 29 अगस्त 1960। 65 है, इसका जो डी ऑप्शन होगा सही वो कौन सा होगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी 6 अगस्त 1952। तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुई थी और इस परिषद की अध्यक्षता भी प्रधानमंत्री के द्वारा ही की जाती है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन, आनंद मठ के लेखक कौन है? आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय, बाल गंगाधर तिलक। तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, बंकिम चंद्र चटर्जी इसके लेखक हैं। आनंद जो मठ है आपका एक बड़ा उपन्यास है जिसको 1852 में बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था और इसी उपन्यास से वंदे मातरम लिया गया है। वंदे मातरम जो है बेसिकली इसी उपन्यास से लिया गया, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा गीत है जो काफ़ी समय तक भारत से कनेक्टेड रहा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 67 की, गांधी इरविन समझौता जो है उस पर हस्ताक्षर कब किए गए? 5 मार्च 1931, 6 मार्च 1931, 7 मार्च 1931, 8 मार्च 1931। कुछ ज़्यादा ही डायरेक्ट क्वेश्चन है ये।
तो गांधी रिबन समझौते पर जो साइन किए गए थे वो बेसिकली किए गए थे आपके 5 मार्च 1931 को, यानी गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को साइन हो गए। और इस समझौता बेसिकली क्या था, गांधी और तत्कालीन जो उस समय के वायसराय थे लॉर्ड इरविन ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। और ये समझौता द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से ठीक पहले हुआ था, यानी जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ उससे ठीक पहले ये साइन किया जा चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 68, उसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस तारीख को भगत सिंह को फांसी दी गई थी। तो भगत सिंह को जो फांसी दी गई थी 4 ऑप्शन है, 19 मार्च 1931, 23 मार्च 1931, 23 अप्रैल 1931 और 14 अप्रैल 1931। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन 23 मार्च 1931। भगत सिंह को बेसिकली 23 ईयर्स यानी 23 साल की उम्र में मृत्युदंड दिया गया था। जॉन सैंडरसन की हत्या के आरोप में उन्हें सज़ा दी गई थी। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बेसिकली जो आपके भगत सिंह हैं इनको फांसी जो है वो किसकी हत्या के आरोप में सज़ा दी गई थी। तो आपको ध्यान रखना है जॉन सैंडर्स हैं आपको, इनकी हत्या करी थी इन्होंने। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 69, जिसमें कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता किसने करी। सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय और डॉक्टर एम ए अंसारी। तो किसने इसकी अध्यक्षता करी थी 1931 के अधिवेशन की? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इसका ऑप्शन जो सबका होगा वो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने करी थी और इस अधिवेशन में मौलिक अधिकार और आर्थिक नीति पर प्रस्ताव पारित किए गए। 2 चीज़ें इसमें आई थी, मौलिक अधिकार और आर्थिक नीति पर बेसिकली यहाँ पे क्या किया गया, प्रस्ताव पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 की बात करेंगे। 1960 में होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया? होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया? तो फ्रैंक बेसेंट, हेलेना ब्लावास्टस्की, चार्ल्स नोल्टन और एनी बेसेंट। 4 लोग 1916 में होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया? फ्रैंक बेसेंट, हेलेना ब्लावास्टस्की, चार्ल्स नोल्टन और एनी बेसेंट। तो होम रूल बेसिकली चालू किया था एनी बेसेंट ने। डी ऑप्शन राइट होगा। एनी बेसेंट ने 1906 में बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर होम रूल आंदोलन की स्थापना करी थी। ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 की बात करेंगे। 10 अप्रैल 1917 को चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के साथ कौन शामिल हुए? तो चंपारण सत्याग्रह में कौन शामिल हुए? बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद या इनमें से कोई नहीं। तो चंपारण के अंदर जो शामिल होने वाले व्यक्ति हैं वो हैं आपके सी राजेंद्र प्रसाद। यानी 1917 के अंदर जो 10 अप्रैल 1917 को चंपारण के अंदर आंदोलन हुआ था, वहाँ पे ब्रज किशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद के अनुग्रह पे बेसिकली नारायण सिन्हा और जेपी कृपलानी भी शामिल हुए थे। तो इसके अंदर 4 लोग शामिल हुए थे, ब्रजकिशोर, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा और जेपी कृपलानी। इंपॉर्टेंट जो नाम इसके अंदर है वो राजेंद्र प्रसाद का है और जेबी कृपलानी का है, बाकी लोग उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन 72 की बात करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन था, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, लाला लाजपत राय और पंडित मोतीलाल नेहरू। तो इसमें ऑप्शन जो इसका राइट है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो इसके अध्यक्ष थे। यानी 1928 में पहली बार कांग्रेस के जो मसूदा थे आपके मसौदा, जिसे मोतीलाल नेहरू के द्वारा तैयार किया गया, और 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित किया गया और इस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस की अध्यक्षता करी थी। तो 1-2 फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। बेसिकली 1929 के अंदर ये हुआ था और इसी दिन पूर्ण स्वराज प्रस्ताव भी पारित किया गया और अध्यक्ष कौन थे? आपके जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें 73, तो 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? रास बिहारी बोस, अंबिका चरण मजूमदार, भूपेंद्र नाथ बोस और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अंबिका चरण मजूमदार जो थे लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष थे। कांग्रेस के 1916 के अंदर जो लखनऊ के अंदर अधिवेशन हुआ उसके अंबिका चरण मजूमदार अध्यक्ष थे। इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने छोड़ो कांग्रेस को बेसिक जो गर्म दल और नरम दल वाला जो कंसेप्ट आया था ये इसी से स्टार्ट हुआ था और इसके साथ कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में ऐतिहासिक लखनऊ समझौता भी हुआ था। यानी क्या हुआ था, इससे पहले आपस में थोड़ी सी फूट होने लगी थी गर्म दल और नरम दल के नाम पे, तो इसी में क्या हो गया वो थोड़ा सा सुलझा और जो मुस्लिम लीग थी वो भी आके मिल गई, ताकि अगर एकजुट होकर सब लोग काम मतलब के खिलाफ लड़ेंगे अंग्रेजों के खिलाफ तो शायद बेहतर तरीके से हम लोग बेहतर काम कर सकें। इसी विचारधारा के साथ
ये हुआ था, तो इसे लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। 1974 की 1974 नहीं, 74 क्वेश्चन है। 1940 के व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए गांधी जी ने किसे चुना था? व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए गांधी जी ने किसे चुना? विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और एस सत्यमूर्ति। तो इसका जो सही ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन ए, विनोबा भावे को उन्होंने गांधी जी ने चुना था। यानी कि अगस्त प्रस्ताव के दौरान गांधी जी ने सविनय अवज्ञा शुरू करने के लिए का एक सुझाव दिया और इसके लिए आचार्य विनोबा भावे को पहला सत्याग्रही चुना और जवाहरलाल नेहरू को दूसरा। तो पहला जो कौन था? विनोबा भावे, और दूसरा कौन था? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। क्वेश्चन जो आपका नेक्स्ट है वो 75 है। इसमें कहा गया है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को किसके द्वारा मनाया गया? प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को किसके द्वारा मनाया गया? मुस्लिम लीग, क्रिश्चियन लीग, सिख लीग और हिंदू लीग। तो इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन ए, मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया गया और इसका उद्देश्य हिंदू मुस्लिम दंगे उत्पन्न करके यह सिद्ध करना था कि हिंदू और मुस्लिम समुदाय एक साथ नहीं रह सकते। यानी कि कहीं ना कहीं देश को विभाजित करने में मुस्लिम लीग का बहुत बड़ा योगदान रहा। इन्होंने जबरन सिचुएशन क्रिएट की कि देश को विभाजित किया जाए। क्वेश्चन 76 कहता है कि 1893 में गणपति त्यौहार किसने शुरू किया था? गणेश दामोदर सावरकर, नाना पाटिल, लोकमान्य तिलक और विनोबा भावे। तो ये 1893 की बात है। ये जो आपका गणपति त्यौहार है वो किसने चालू किया था? ये चालू किया था लोकमान्य तिलक ने। 1893 से बेसिकली गणपति उत्सव की शुरुआत हो गई और ये धीरे धीरे महाराष्ट्र का मतलब बेसिकली था, ये त्यौहार महाराष्ट्र से स्टार्ट हुआ, लेकिन बाद में क्या हो गया पूरे देश के अंदर ये मतलब मनाया जाने लगा। और गणपति का महोत्सव आज भी पूरी भारत के अंदर बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। वर्नाकुलर पैक्ट जो है किसने स्टार्ट किया था? सर एस्ले ईडन, एलेक्जेंडर जॉन आर्बुथनोट और लॉर्ड लिट्टन, लॉर्ड स्टैनले। तो आपका जो वर्नाकुलर है एक्ट किसने पास किया था? लॉर्ड लिट्टन ने पास किया था। भारत में देसी प्रेस और पर प्रतिबंध लगाने के लिए लॉर्ड लिट्टन ने 1878 में वर्नाकुलर अधिनियम पास किया और इस अधिनियम के द्वारा राष्ट्रवादी अखबार सोम प्रकाश पर सबसे पहले प्रतिबंध लगाया गया। ध्यान से बात को समझिएगा। आपस में भारत और जो ब्रिटिशर्स थे उनके बीच में विवाद उत्पन्न हो रहे थे। क्यों? क्योंकि भारत की तरफ से जो मीडिया थी, जो प्रेस था, जो मतलब बेसिकली आए थी समाचार पत्र वगैरह, वो लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे थे। इसके लिए लिट्टन ने क्या किया? 1878 के अंदर एक वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम बनाया जिसमें इन्होंने क्या किया, जितनी भी प्रेस थी उन पर बैन लगा दिया। तो सबसे पहले जो बैन लगाया था वो सोम प्रकाश एक बेसिकली अखबार था जिसे फिर इन्होंने सबसे पहले बैन लगाया था। तो ध्यान रखिएगा, लॉर्ड लिट्टन का नाम इसलिए फेमस है। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 78, इसमें पूछा जा रहा है आपका कि 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, पंडित मदन मोहन मालवीय या रास बिहारी बोस। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो रास बिहारी बोस है, क्योंकि 1907 के अंदर जो अधिवेशन हुआ था उसके जो अध्यक्ष थे वो रास बिहारी बोस ही थे। देखिए, रास बिहारी बोस ने कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता की और इस अधिवेशन में कांग्रेस का जो विभाजन है वो गर्म दल और नरम दल में हुआ। कब हुआ था? 1907 के अंदर। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पार्ट है ये क्वेश्चन का। नेक्स्ट है आपका मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना कब हुई? किसने मतलब करी थी? बेसिकली सुबोध बनर्जी, वीपी वाडिया, लाला लाजपत राय और भरत भूषण पांडे। तो मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना जो करी थी वो बीपी वाडिया ने करी थी। कब करी थी इसकी, किसके साथ मिलके? ये इन्होंने करी थी वी कल्याण सुंदरम के साथ मिलके। नेक्स्ट क्वेश्चन 80, इसमें कहा गया भारत का पहला पंजीकृत ट्रेड यूनियन कौन था? मजदूर हिंदू सभा, भारत मजदूर संघ, मद्रास लेबर यूनियन या यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस। तो भारत का पहला पंजीकृत ट्रेड यूनियन जो था आपका वो था जो ऑप्शन सी मद्रास लेबर यूनियन। मद्रास लेबर यूनियन जो है 1918 के अंदर पंजीकृत हुआ। बीपी वाडिया और कल्याण सुंदरम ने मिलकर इसकी स्थापना करी थी। इससे पहले का क्वेश्चन इसी पर बेस्ड था, ध्यान रखिएगा। मद्रास लेबर यूनियन पहला रजिस्टर्ड लेबर यूनियन था। नेक्स्ट आपका जलियांवाला बाग जो बाग कांड है आपका, इसको विरोध में किसने वायसराय की कार्यवाही पर इस्तीफा दे दिया था? यानी जो जलियांवाला बाग कांड हुआ था के विरोध में किसने वायसराय की कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दिया था?
तो सीपी रामास्वामी अय्यर, मोहम्मद अली जिन्ना, बीएन शर्मा और शंकर नारायण, यानी कि जो बेसिकली वायसराय की जो समिति थी उसमें ये मेंबर थे, लेकिन उस कांड के बाद इन्होंने क्या किया, रिज़ाइन कर दिया। तो इसका जो सही ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन डी, शंकर नायर। जो आपके जलियांवाला बाग के विरोध में जो आपके थे शंकर नायर, इन्होंने क्या किया, अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि बहुत आहत हो गए थे इस कांड के बाद और ज़्यादा ये उनके साथ काम नहीं करना चाह रहे थे। नेक्स्ट, जलियांवाला जो हत्याकांड है वो किस दिन घटित हुआ था? 16 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919, 3 अप्रैल 1919 और 14 अप्रैल 1919। तो ये बेसिकली 13 अप्रैल की घटना है, इसका बी ऑप्शन सही होगा। 13 अप्रैल 1919 की घटना है, जलियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ था। और ये क्यों हुआ था उसके बारे में कुछ फैक्ट्स आपको जानने चाहिए। देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ। ये अमृतसर के जलियांवाला बाग के अंदर हुआ था। हुआ इसलिए था क्योंकि सारे लोग एकत्रित होकर जो रोलेंट एक्ट आया था, उसमें क्या था कि उसमें किसी भी व्यक्ति को सिर्फ शक के बिना हमें उसे गिरफ्तार कर लिया जाता था। तो ये एक्ट बना था, इसके विरोध में ये जलियांवाला बाग के अंदर सब लोग सभा कर रहे थे। तो जनरल डायर के ऑर्डर पे आके अंधाधुंध गोलियां चली, जिसमें काफ़ी लोगों की काफ़ी भारतीयों की जान गई थी। नेक्स्ट आपका देखेंगे हम लोग, गदर जर्नल जो है सबसे पहले किस भाषा में प्रकाशित हुआ? उर्दू में, अंग्रेजी में, पंजाबी में और पश्तो में। तो इसका जो सही ऑप्शन है दैट इज़ उर्दू, यानी जो गदर जर्नल है वो उर्दू भाषा में सबसे पहले प्रकाशित हुआ। तो 1913 के अंदर गदर पत्रिका का प्रकाशन उर्दू भाषा में हुआ था। बाद में अंग्रेजी, पंजाबी और पश्तो में भी इसका प्रकाशन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84, जिसमें पूछा जा रहा है कि आज़ाद जो चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत किस दिन हुई थी? तो 27 फरवरी 1931, 11 फरवरी 1931 और 13 अप्रैल और 14 अप्रैल। तो इसका 27 फरवरी 1931, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन है। चंद्रशेखर का जन्म जो हुआ था आपका वो 23 जुलाई 1906 को मध्य भारत के अंदर हुआ था, और एक मुठभेड़ में 27 फरवरी 1931 को ये शहीद हो गए थे। भारत में पहली बार जो जनगणना हुई थी वो कब हुई थी? 4 ऑप्शन है आपके पास, 1984, 1972, 1884, 1872, 1881 और 91। तो पहली बार जो जनगणना हुई थी वो कब हुई थी? वो हुई थी 1872 में। ये क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि दशकीय आधार पे जो पहली जनगणना हुई थी वो कब हुई थी? तो वो हुई थी आपकी कब? 1981 में। पहली बार हुई थी कब? 1972 में, लेकिन दशकीय आधार पे जो 10 साल के बाद होती है वो हुई थी आपकी 1981 में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, भारत की प्राचीन कला को पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने करी थी? अरविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, सुरेंद्र गांगुली और मुकुल डे। तो किसने करी थी बेसिकली इसकी स्थापना? वो करी थी अवनींद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर नहीं, अवनींद्रनाथ टैगोर ने करी थी। तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने इंडियन सोसाइटी की स्थापना बेसिकली करी थी और कोलकाता में करी थी। वे सरकारी कला विद्यालय के मुख्य अध्यापक थे, यानी कि बेसिकली सरकारी जो कला विद्यालय आर्ट स्कूल था वहाँ के क्या थे? प्रिंसिपल थे। नेक्स्ट देखिए, हम लोग बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक गांधी जी द्वारा लिखी गई थी? तो हिंदू, व्यू ऑफ लाइफ, हिंद स्वराज, और जो तीसरा ऑप्शन है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, चौथा है माय ट्रुथ। तो इसको जो उन्होंने बुक लिखी थी वो थी आपकी हिंद स्वराज। ध्यान रखिएगा कौन सा ऑप्शन सही? ऑप्शन बी, हिंद स्वराज गांधी जी की पुस्तक है। गांधी जी ने 1909 में हिंद स्वराज पुस्तक लिखी थी। इस पुस्तक में इन्होंने आधुनिक सभ्यता और मशीनरीकरण के बारे में लिखा था। आधुनिक जो आपकी बेसिकली सभ्यता है और जो मशीनरीकरण है इसके बारे में इन्होंने पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट देखा जाए, कहा गया जलियांवाला बाग हत्याकांड से ठीक पहले की घटना कौन सी है? बंगाल का विभाजन, आपका इल्बर्ट बिल, रोलेट एक्ट या मिंटो मार्ले सुधार। तो आपको ध्यान होगा रोलेट एक्ट हुआ था। रोलेट एक्ट के विरोध में ही जाके जलियांवाला बाग में सभा करी गई थी जिसमें गोलियां चली थी। तो रोलेट एक्ट पास हुआ था, उसके बाद ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। देखिए, रोलेट एक्ट 18 मार्च 1999 को पारित किया गया था, और इसका बेसिकली क्या था कि किसी भी मतलब शक की बुनियाद पे किसी भी क्रांतिकारी को सजा मतलब अंदर बंद किया जा सकता था। तो ये काफ़ी खराब एक्ट था जिसका भारतीय लोग विद्रोह कर रहे थे। इसका मतलब कह सकते हैं कि इसके खिलाफ थे और इस पर आवाज़ उठा रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है क्वेश्चन नंबर 89 है, जिसमें कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सी घटना खिलाफत आंदोलन के कारण असफल हो गई थी? तो ब्रिटिश सरकार द्वारा मुसलमानों को छूट, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता, तुर्की में क्रांति, चौरा चौरी की घटना। तो बेसिकली जो खिलाफत आंदोलन है वो क्यों असफल हो गया था? क्योंकि तुर्की के अंदर एक क्रांति हुई थी, उसी के बाद खिलाफत आंदोलन जो है आपका शांत पड़ गया था। इससे संबंधित कुछ फैक्ट्स आप देख लीजिए।
1922 में तुर्की में मुस्तफ़ा कमाल पाशा के नेतृत्व में क्रांति हुई थी और इसके द्वारा तुर्की में बेसिकली धर्मनिरपेक्ष सरकार की स्थापना की गई और फिर इसके साथ ही क्या हो गया, 2 साल के भीतर ये आंदोलन जो है आपका बंद हो गया। तो इसका जो संबंध है वो कहाँ से, तुर्की से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि शिवाजी के 8 मंत्रियों के परिषद का गठन किया गया, उस परिषद का उपनाम क्या था? तो न्याय प्रधान, अष्टसेना, अष्टसिद्धि और अष्टप्रधान। इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन डी, अष्टप्रधान इसका सही ऑप्शन है। यानी शिवाजी महाराज ने प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए 8 मंत्रियों की एक परिषद बनाई थी जिसका अष्टप्रधान नाम रखा गया। 1967 में इसकी स्थापना, काफ़ी पुराना क्वेश्चन है लेकिन ये भी इसमें शामिल कर लिया गया, तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 1991, 1802 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बसाई की संधि किसने हस्ताक्षर किए थे? तो जो ब्रिटिश 1802 में जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी में एक संधि हुई थी आपकी, उसमें साइन किसने किया था? बाजीराव द्वितीय, बाजीराव प्रथम, सुल्तान बहादुर या उसमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, बाजीराव द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके बारे में कुछ फैक्ट्स हैं तो आप एक ही लाइन में देख सकते हैं कि जो बसाई की संधि हुई थी वो 31 दिसंबर 1802 को इस पर साइन किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी और बाजीराव द्वितीय के बीच में ये संधि हुई थी। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 92 क्वेश्चन है, भारत में सहायक संगठन किसने शुरू किया? तो लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड वेल्सले, लॉर्ड किंगडम और लॉर्ड कैनिन। तो किसने स्टार्ट करी थी? ये जो बेसिकली भारत के अंदर सहायक संगठन है वो लॉर्ड वेल्सले ने स्टार्ट किया था। सहायक संगठन की शुरुआत लॉर्ड वेल्सले ने की थी और ये 1798 से 1805 तक गवर्नर रहे थे और हैदराबाद का निज़ाम सबसे पहले इसमें शामिल हुए थे। इसके बाद मैसूर, अवध के नवाब भी इसमें शामिल हुए थे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन में 1903 से संबंधित एक क्वेश्चन है, किस चार्टर अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को एकाधिकार समाप्त किया गया? जब देश आज़ाद हुआ उससे पहले किस चार्टर अधिनियम ने उसको बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार को समाप्त किया? तो चार्टर अधिनियम 1917-93, चार्टर अधिनियम 1813, चार्टर अधिनियम 1833 और 1853। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो 1813, क्योंकि जो चार्टर अधिनियम था वो 1813 के तहत ही इनके अधिकारों को समाप्त किया गया। देखिए चार्टर अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर को नवीनीकृत किया गया, मतलब उसी को क्या किया, अमेंड किया गया और बाद में इसके अधिकारों को क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया। अब कहा गया कि कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, नेली सेन गुप्ता और इंदिरा गांधी। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो सरोजिनी नायडू है, क्योंकि 1925 के अंदर कानपुर अधिवेशन में कांग्रेस की पहली बार अध्यक्ष बनी थी और इसके बाद बेसिकली एनी बेसेंट। तो पहली महिला थी आपकी सरोजिनी नायडू, दूसरी महिला थी आपकी एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 95, इसमें है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना में किसने सबसे बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी? बसु सिंह, सुबोध बनर्जी, लाला लाजपत राय और अशोक मेहता। तो इसका जो सही ऑप्शन है दैट इज सी, लाला लाजपत राय। इन्होंने क्या किया था, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनके संबंध में कुछ फैक्ट्स हैं यहाँ पे। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन भारत के सबसे पुराने व्यापार संघों में से एक है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि भारत का सबसे पुराना व्यापार संघ कौन सा है? तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन है। इसकी स्थापना जो हुई थी वो 31 अक्टूबर 1920 को बॉम्बे में लाला लाजपत ने की थी और बाद में यह संगठन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में जुड़ गया था। तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 से कहा गया है कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन है वो कहाँ पे कब हुआ? 17 नवंबर 1932, 17 नवंबर 1930, 12 नवंबर 1930, 7 सितंबर 1931, 7 सितंबर 1932। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो 7 सितंबर 1931 है। यानी गोल मेज सम्मेलन के दूसरे अधिनियम की शुरुआत 7 सितंबर 1931 को हुई थी। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 97, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान केसरी नामक समाचार पत्र किसने शुरू किया? सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, मोहम्मद अली जिन्ना, लाला लाजपत राय। तो केसरी जो है वो किसने शुरू किया था? ये शुरू किया था बेसिकली बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। केसरी समाचार पत्र की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक ने करी 1831 के अंदर। केसरी जो आपका अखबार है वो मराठी में प्रकाशित हुआ और बाद में कहा गया कि ये जो आपका है वो अंग्रेजी में भी इसका प्रसारण आया, अंग्रेजी में भी इसका रूपांतरण किया गया। 98 क्वेश्चन है 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना किस स्थान पर हुई? ढाका में, नई दिल्ली में, इस्लामाबाद, मस्कट। तो कहाँ पे हुई थी? ढाका में, जो आजकल वो ढाका के अंदर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 99। 1924 से 25 के वैकोम सत्याग्रह में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? टी.के. माधवन, मूलर एस पद्मनाभ पनिक्कर और बलराम वर्मा और के किलप्पन। तो इसका जो सही ऑप्शन है दैट इज़ के किलप्पन, डी आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। यानी कि यह सत्याग्रह आपका जो था त्रावणकोर में छुआछूत के विरुद्ध था। छुआछूत के विरुद्ध इन्होंने क्या किया, एक आंदोलन चलाया और ये गुरुवायूर इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे। उन्होंने गांधी जी की प्रार्थना पर अनशन भी समाप्त किया था। अब क्वेश्चन 100 यानी कि इस जो श्रृंखला का आखिरी क्वेश्चन कहा गया 1867 में नवगोपाल मित्रा ने हिंदू मेला की शुरुआत किस स्थान पर की? कलकत्ता, दिल्ली, इलाहाबाद, वाराणसी। तो 1867 में नवगोपाल मित्रा ने किस हिंदू मेला की शुरुआत करी थी? कहाँ पे? इसका ऑप्शन ए है, कोलकाता के अंदर इसकी शुरुआत करी थी। यानी हिंदू मेला 1867 में कलकत्ता के नवगोपाल मिश्रा ने इसकी शुरुआत करी। ये चैत्र मेला इसे भी कहा जाता है और ये बेसिकली इसके अंदर कौन कौन लोग शामिल थे? यहाँ पे राजनारायण बासु, आपके द्विजेंद्रनाथ टैगोर और नवगोपाल मित्रा, इसके संयुक्त इन लोगों का परिणाम मतलब प्रयास था, जिसके माध्यम से बाद में क्या हुआ, ये मेला स्टार्ट हुआ। तो ये जो आज की जो सीरीज़ थी इसमें हमने 100 क्वेश्चंस लिए। ये 100 क्वेश्चन जो थे ज़्यादातर मॉडर्न हिस्ट्री के बेस्ड क्वेश्चन थे और ऐसे क्वेश्चन हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम के अंदर भी पूछे गए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये पूरा का पूरा जो लेक्चर है वो कहीं ना कहीं हिस्ट्री की कुछ जानकारियाँ आप तक पहुँचा पाया होगा और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके दिमाग में रहेंगी और शायद एग्ज़ाम के अंदर कुछ इसमें से क्वेश्चन पूछे जाएँ जिनका आप बढ़िया आंसर कर पाएंगे। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और अगर आपको लगता है कि ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है फ्यूचर में तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।